हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में सीबीएसई 12th का जो इंग्लिश का पेपर है उसको हम रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इन दिनों बहुत काफ़ी कंट्रोवर्सी जो क्रिएट कर चुका है। जिस पेपर में इंग्लिश के पेपर में जो कि 3 दिसंबर को जो हुआ था एग्ज़ाम, जो टर्म 1 का 12th मतलब सीबीएसई 12th का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम जो 3 दिसंबर को हुआ था ना, इसमें बहुत काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस भी जो थे, एक से अधिक ऑप्शन भी बहुत काफ़ी करेक्ट थे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं थे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारे एन.के. प्रेमचंद्रन, उन्होंने पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया है इस पर कि बहुत काफ़ी टफ, वेरी लेंथी एंड आउट ऑफ सिलेबस भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है, कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि मे भी हो सकता है कि पेपर कैंसिल भी किया जा सके, क्योंकि सीबीएसई की एक गरिमा की बात है। सीबीएसई बोर्ड में जो एक्सपर्ट्स द्वारा जो भी सेटअप किए गए हैं क्वेश्चन पेपर, अब इस क्वेश्चंस पे ना जब इतनी बड़ी अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, अगर गलती हो जाती है ना, तो बहुत सवाल उठता है। और इस सवाल को बहुत इतना कंट्रोवर्शियल बन चुका है कि मे भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये पता चले कि पेपर कैंसिल हो चुका है। इस पेपर को हम रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें बहुत काफ़ी लोग आशंका जता रहे हैं कि कैंसिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आने वाले समय में ये पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम पेपर को थोड़ा देखते हैं। जो पेपर, ये जो इंग्लिश का पेपर जो था, ये आपका 3 दिसंबर को हुआ था। अब इसमें क्या था समझिएगा, इसमें डायरेक्टली आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शन जो भी दिया हुआ है कि ये टोटल एमसीक्यूज बेस्ड था। इस पर ज़्यादा हम फोकस ना करेंगे, डायरेक्ट हम टर्म 1 इंग्लिश कोर में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसके थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। जो फर्स्ट नंबर जो बोला है, ये बोला है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 60 क्वेश्चंस। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको ओनली 50 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने थे और सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स को कवर करते हैं। क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर बोला है कि 3 सेक्शन है एबीसी। अब सेक्शन ए में जो है रीडिंग सेक्शन है, यानी कि पैसेज वाला भाग जिसे बोलते हैं, उसमें टोटल 18 क्वेश्चंस है, जिसमें मतलब 14 क्वेश्चंस को ही पूरा करने हैं। अगला है जो बी सेक्शन राइटिंग स्किल्स में है, जो लेटर वगैरह ये होता है। आउट ऑफ 12 में से आपको ओनली 10 ही पूरा करने हैं, ओनली 10 पूरा करने हैं इसमें। अगला जो सेक्शन सी हो जाएगा लिटरेचर से, उसमें 30 क्वेश्चंस और उसमें 26 क्वेश्चंस को ही पूरा हमें कवर करने की ज़रूरत है। इस तरीके से देखा जाता है कि सेक्शन ए, बी और सी में टोटल हम देखेंगे कि पहले वाले में 14, फिर 10 एंड 26 इस तरह के क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए डायरेक्टली हम आगे चलें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, टोटल एमसीक्यूज हैं। इसके मार्क्स जो कैरी करता है वो मार्क्स 0.80 करता है। देखिए सबसे पहला सेक्शन जो हमारे यहाँ पर जो कि रीडिंग सेक्शन है, जिसमें एक पैसेज दिया रहता है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको कुछ आंसर करने होते हैं। दिया है पैसेज में स्टार्टिंग दिया कि ह्यूमिलिटी ट्रेड्स द फाइन लाइन बिटवीन द एरोगेंस एंड सेल्फ डिप्रिकेशन। ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी एंड डाउन टू अर्थ आर द सिनोनिम्स derived from the Latin humus, translated as grounded for the earth, from the earth. And so what makes someone humble are the humbles meek or psychologically weak। मतलब ओवरऑल इस पैसेज को बहुत काफ़ी आगे बढ़ना, कंटिन्यू करना बहुत काफ़ी लेंथी हो जाएगा। दैट्स वाई इसका ओवरऑल कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ। ह्यूमिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हर काम हमारी आसान होती है। ह्यूमिलिटी से बहुत काफ़ी चीज़ें हम सही तरीके से कर पाते हैं। ये बहुत काफ़ी ऑब्जर्व किया जाता है लोगों के द्वारा, हर किसी को अच्छा लगता है। ह्यूमिलिटी है मीन्स जो सॉफ्टनेस होता है, जेंटलनेस होता है, इसको हम कहते हैं। इसमें बहुत काफ़ी फोकस किया गया है ह्यूमिलिटी के बेस पर। अब इस पर सब्जेक्ट पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका बोला है कि द ऑथर यूजेस द एक्सप्रेशन ट्रेड्स द फाइन लाइन टू मीन। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन इस पैसेज के बिहाफ से ये है कि जो पैसेज में जो ऑथर ने यूज किए हैं एक फ्रेज ट्रेड्स द फाइन लाइन, इसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। ऑप्शन आपको दिया है टू क्रिएट बॉर्डर लाइन, टू डिफिकल्ट, बी नंबर है कि टू स्ट्राइक अ बैलेंस, डिस्कस डिफरेंट ऑप्शंस, टेक द पाथ ऑफ वन चॉइस। अब देखिए ह्यूमिलिटी के बारे में अगर पॉजिटिव सेंस में अगर बात हुई है ना, तो इसको कायम करने, इसको सस्टेन यानी कि मेंटेन करने के सेंस में बात किया है ट्रेड्स द फाइन लाइन। अब इसको हम किसी बॉर्डर लाइन को हम क्रिएट नहीं करने वाले हैं, ना ही हम डिस्कस डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में भी बात नहीं करने वाले हैं, और किसी पर्सनल, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के चॉइस के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। इसमें आपका आंसर पार्ट होना चाहिए बी नंबर, टू क्रिएट अ बैलेंस। मतलब
ह्यूमिलिटी जो होता है ना, ये दो लोगों के इंटीमेसी, जो अपनेपन होते हैं, जो हार्मोनी होते हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं, जो रिलेशन होते हैं ना, इसको बैलेंस करके रखता है, मतलब बैलेंस के सेंस में है। और ह्यूमिलिटी इज दैट प्रोसेस, वही प्रोसेस है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट द एम्बियंस ऑफ द प्रेजेंट डे वर्क प्लेस, यानी कि जो प्रेजेंट डे ऑथर्स का जो ओपिनियन है अबाउट द एम्बियंस, यानी कि जो माहौल है आजकल का ना, वो माहौल किस तरीके का है। ये दिया है कि आजकल का जो माहौल है इस किस तरीके का है अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स के अकॉर्डिंग। तो हम देख सकते हैं इसमें, देखिए कम्पिटिटिव एंड चैलेंजिंग, ये तो बात तो सही है। कंड्यूसिव एंड कंजेनियल, ऐसा तो पैसेज में ये नहीं बोला गया है। ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्पेक्टफुल। अब देखिए कम्पिटिटिव एंड चैलेंजिंग तो है, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, चैलेंजिंग वहाँ के लिए बेटर होता है जहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत काफ़ी नाकाम रह जाते हैं। पैसेज में ये जिक्र किया है कि द सिचुएशन इतना इमर्ज हो चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि हर एक चीज़ें हमसे बहुत काफ़ी उल्टा हो चुकी है, मतलब एवरीथिंग हैज़ बिकम टफसी एंड टवी, यानी कि हॉस्टाइल एंड प्रेजुडिस्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड नंबर। जो थर्ड नंबर दिया है कि चूज वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स दैट एप्टली कन्वेज द मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज को पूरा पढ़ने के बाद में मेन आइडियाज आपके क्या निकलते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस किया। दिया है पहला नंबर कि ह्यूमिलिटी इज नथिंग बट ट्रूथ एंड प्राइड इज नथिंग बट लर्न, ये तो गलत है। ट्रूथ एंड प्राइड के बारे में, गौरव के बारे में ये नेगेटिव सेंस बोल रहा है, इसका तो जिक्र हुआ नहीं है पैसेज में। ह्यूमिलिटी इज रॉयल्टी विदाउट अ क्राउन, यानी कि ह्यूमिलिटी रॉयल्टी नहीं, ऐसा भी नहीं है। ह्यूमिलिटी तो एक ऐसा है कि जहाँ से हमारी अपनेपन, जो इंटीमेसी क्रिएट होता है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, यहाँ पर हम क्राउन की बात नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, यहाँ पर नो रिस्पेक्ट की बात आई है। जहाँ पर पॉजिटिव का सेंस हो रहा है वहाँ पर निगेटिव बात हम कर नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है कि ट्रू ह्यूमिलिटी इज स्टेइंग टीचेबल रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच यू ऑलरेडी नो, यानी कि ह्यूमिलिटी एक ऐसा चीज़ है, ट्रू ह्यूमिलिटी एक ऐसा चीज़ है, स्टेइंग टीचेबल, हर किसी को सिखाया जा सकता है, इसको अपनाया जा सकता है, इसको अधिगम यानी कि हम लर्निंग स्टेज में ले सकते हैं, इसको हम एक्वायर भी कर सकते हैं, ये ट्रू ह्यूमिलिटी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग नेचर विल मेक वन रियलाइज दैट, मतलब ऑथर के अकॉर्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग नेचर, यानी कि मतलब नेचर को समझना और नेचर की रेस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी को क्या समझाता है। पहला जो ऑप्शन दिया है ए नंबर, बोला है कि नेचर इज सुप्रीम। अच्छा, सब समझने के बाद में ऐसा नहीं है कि नेचर को ही हम सुप्रीम मान लें, मतलब नेचर ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बी नंबर है कि नेचर इज इमॉर्टल, हालांकि ये बात तो सही लग रही है, फिर भी नेक्स्ट देखते हैं हम। वी आर जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशियन, हाँ एक जगह पैसेज में यूज हुआ है जहाँ पर वी आर जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि इस नेचर में, इस प्रकृति के पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि पूरे यूनिवर्स में ना, हम एक ऐसे हैं ड्रॉप इन द ओशियन की तरह, मतलब बहुत बड़े महासागर में एक ड्रॉप की तरह हम हैं, हमारी कैपेसिटी एक किसी ड्रॉप की तरह ही है। और यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही लग रहा है, फिर भी डी नंबर पढ़ रहे हैं। मैंस लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर, इंसान की जो लाइफ होती है सिर्फ नेचर पे ही, ऐसा नहीं हो सकता है। इंसान के जीवन सिर्फ नेचर पर ही डिपेंडेंट नहीं है, अगर ऐसा होता तो सोच के देखें, बहुत काफ़ी इन्वेंशंस, बहुत काफ़ी आविष्कार हुए हैं, ये आविष्कार नेचर ने नहीं किए, हमने किए हैं, इंसान ने किए हैं। देखिए, तो इस तरीके से डी नंबर यहाँ पर गलत हो सकता है कि सब कुछ के लिए हम नेचर पर डिपेंडेंट नहीं हैं। मतलब यह है कि बार डिस्कस हुआ है कि पूरी दुनिया में, इस यूनिवर्स में ना, हम एक ड्रॉप इन द ओशियन है, महासागर में एक छोटी सी बूंद की तरह हम हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 हो जाएगा कि चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द वेज टू डेवलप ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी डेवलप करने के लिए क्या हम कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस को हमें चूज करना है, देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, पहला बोला है कि नोइंग वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हाँ जहाँ पर ह्यूमिलिटी को हमें डेवलप कराना होता है ना, किसी को सिखाना होता है, लर्निंग देना होता है, तो सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को हमें समझना बहुत जरूरी है। अगला दिया है कि टू बी अग्रेसिव एंड एरोगेंट, मतलब अग्रेसिव, आक्रामक और एरोगेंट, घमंड में रहिए, ऐसा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा।
ह्यूमिलिटी एक नम्रता होती है, जेंटल होती है, जेंटल बिहेवियर होती है, एरोगेंट की बात नहीं हो सकती है। टू हैव लो सेल्फ एस्टीम, अपनी आत्मसम्मान को बहुत काफ़ी नीचा रखना, ये भी गलत हो जाएगा। आत्मसम्मान भी अगर गलत हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा तो हम दूसरों को इज्जत देकर हम क्या करेंगे। नेक्स्ट है टू बी रेडी टू लर्न, हाँ सीखने के लिए बहुत काफ़ी रेडी रहे हम। टू पॉजेस द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, यानी कि हम सीखने के लिए जहाँ पर एक्टिव हैं, यहाँ पर ह्यूमिलिटी कवर करता है। अगला दिया है कि पॉसेस क्वालिटी ऑफ, हाँ इंसान बनने की क्वालिटी ट्रेड्स हमारे अंदर होनी चाहिए, यानी कि एक इंसानियत होनी चाहिए, इस चीज़ को बता रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 एंड आपका 4th एंड 5th ये सही है। इस तरीके से देख सकते हैं आपका आंसर नंबर डी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 6। अब 6 नंबर क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, दिया कि व्हाट लैक्यूना डज द राइटर। अब समझिए यहाँ पर 6 नंबर दिया है कि व्हाट लैक्यूना डज द राइटर फाइंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट लेसन, यानी कि मैनेजमेंट लेसन में ऑथर ने क्या चीज़ कमी पाई है, मतलब क्या चीज़ कमी इसमें पाया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन देखते हैं कि ह्यूमिलिटी इज नॉट फीचर्ड इन द लीडरशिप क्वालिटीज़। ह्यूमिलिटी किसी मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ में मतलब ये नहीं होते हैं। अगला यह है कि नो स्टेस इज लेट ऑन गिविंग रिस्पेक्ट टू नेचर, यानी कि नेचर को रेस्पेक्ट देने में किसी तरीके का कोई स्टेस नहीं होता है, कोई स्टेस नहीं रखा हुआ है। हालांकि ये भी बातें सही लग रही है। पहला जो एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, ह्यूमिलिटी इज नॉट फीचर्ड इन द लीडरशिप क्वालिटीज। हाँ अब देखिए ह्यूमिलिटी का मतलब ये तो नहीं है ना कि जिसके पास लीडरशिप की क्वालिटी है उसी के पास सिर्फ रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि जो अच्छी खासी बातें बोलता है, नेताजी लोग, लीडर लोग बहुत काफ़ी अच्छी खासी वादा करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ उन्हीं के पास में हम्बल बिहेवियर है, एटीट्यूड है, सिर्फ वही नम्र हैं, ऐसा थोड़ी है। ऐसे मंच पे चढ़ के तो बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी वो भाषण दे देते हैं और वादे कर देते हैं। ऑप्शन ये आपको सही मतलब ये तो है, मतलब ये तो कमी पाई जाती है। और अगला जो लर्निंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द की ट्रेड्स, अच्छा ये भी तो कमी नहीं माना जाएगा, इसको कमी हम थोड़ी मानेंगे। अचीविंग हैप्पीनेस इज इग्नोर करेंगे, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। हाँ मतलब जो बी नंबर ऑप्शन है इसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेचर को रेस्पेक्ट करने में ना किसी तरीके का कोई स्टेस नहीं होता है, हमारे पास कोई परेशानी नहीं होती है। फिर भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। ऑथर सजेस्ट टू एम्प्लॉय पीपल हु आर हम्बल बिकॉज, ऑथर हमें सुझाव देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि वैसे लोगों को एम्प्लॉय कीजिए जो कि हम्बल हैं, विनम्र हैं, यानी कि जिसके पास ह्यूमिलिटी है। ऐसा क्यों, मतलब क्यों ऐसा करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, दे आर पोलाइट एंड रेडी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वो पोलाइट हैं और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। नहीं, ये तो रीज़न नहीं होता है कि हम किसी को जॉब दे दें। दे कैन बी इजिली डोमिनेट, मतलब उन पे हावी हो जाए, ये भी सही नहीं है। रिस्पेक्ट मैनेजमेंट एंड लीडर्स, हाँ मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट देने के लिए हम नहीं कर सकते हैं। अगला यह है कि दे फैसिलिटेट क्रिएटिंग कंड्यूसिव एंड कॉग्निजियल एम्बियंस। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, जो 4th नंबर बोला है डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि जो लायक लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो विनम्र लोग होते हैं, यानी कि जो इनके पास हम्बल बिहेवियर एटीट्यूड होता है, वो एक चीज़ माहौल क्रिएट कर सकते हैं। कैसा चीज़, दे फैसिलिटेट, वे लोग फैसिलिटेट करते हैं कंड्यूसिव एंड कंजेनियल एम्बियंस, यानी कि एक अनुकूल जो होता है, अनुकूलन माहौल एक क्रिएट कर देते हैं। जिनके पास हम्बल बिहेवियर और एटीट्यूड होता है ना, एक ऐसे माहौल को क्रिएट करते हैं जहाँ पे हर एक लोग एक अपनेपन को फील करते हैं, इंटीमेसी को फील करते हैं, और जहाँ इंटीमेसी फील करते हैं वहाँ पर लर्निंग बहुत काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा 8 नंबर। अब 8 नंबर क्वेश्चन बोला है कि चूज द ऑप्शन दैट रेटेट्स द ऑथर्स क्लेम अबाउट अ रिसेंट स्टडी, यानी कि ऐसे कुछ ऑप्शन को बताइए कि जिसको ऑथर्स के क्लेम, यानी कि ऑथर के दावे, रिसेंट स्टडी, यानी कि जो हाल फिलहाल की जो स्टडी हुई है, जो हाल फिलहाल की जो स्टडी है उस रिसेंट स्टडी पर जो रेटेट्स करता है, यानी कि बार बार दोहराने का प्रयास करता है जो ऑथर का क्लेम दावा है। किन चीज़ों पर, पहला दिया है ए नंबर की ह्यूमिलिटी इन्हेंसेस,
अब ह्यूमिलिटी इन्हेंसेस बढ़ता है, मतलब बढ़ता, इसके बारे में डिस्कस किया जाना। अच्छा, ह्यूमिलिटी बढ़ता है ऐसे थोड़ी ना बढ़ जाता है। परफॉर्मेंस इन, अच्छा परफॉर्मेंस, बिना ह्यूमिलिटी का परफॉर्मेंस का तो बात हम कर नहीं सकते हैं। हाँ, सी नंबर वही देख सकते हैं कि ह्यूमिलिटी इन्हेंसेस परफॉर्मेंस। यस, ये बात तो सही लग रही है, क्योंकि जो जितना विनम्र होता है, जो हम्बल एटीट्यूड वाला होता है ना, उसके परफॉर्मेंस भी बहुत काफ़ी पॉजिटिवली दिखाई देते हैं। जैसे बहुत काफ़ी सक्सेसफुल लोगों के बारे में भी अगर हम बात कर लें, विवेक बिंद्रा बात करें हम, अगर बात करें संदीप माहेश्वरी जो कि इस समय यूथ आइकन हैं, जो ऐसे लोग, इनके पास ह्यूमिलिटी इतना है, विनम्रता इतना है ना, इनके परफॉर्मेंस को बहुत काफ़ी आगे बढ़ा चुका है। आज बहुत काफ़ी ये आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 9th नंबर देखेंगे, गांधी जी व्यूज ऑन ह्यूमिलिटी इज दैट। गांधी जी का व्यू क्या था ह्यूमिलिटी के ऊपर, गांधी जी क्या मानते थे? ऑप्शन दिया है कि ह्यूमिलिटी इज द फाउंटेन हेड ऑफ द अदर पॉजिटिव ट्रेड्स, यानी कि ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता एक ऐसी क्वालिटी है जो बाकी अदर क्वालिटी को और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। बात तो ये सही लग रहा है। ह्यूमिलिटी गिव्स इनर स्ट्रेंथ टू वन। ह्यूमिलिटी जो नम्रता होती है ना, हमें इनर स्ट्रेंथ देता है, अंदर हमें ताकत देती है। ये भी बात तो सही लग रही है। ह्यूमिलिटी इज साइनोनिमस विद सरेंडर। सरेंडर की बात हम कर नहीं सकते हैं। ह्यूमिलिटी इज बीइंग स्पिरिचुअल नहीं होता है। अब देखिए, जो 1 और 2 है, इसमें हम देखने वाले हैं जो ह्यूमिलिटी जो है ये फाउंटेन हेड होता है अदर ट्रेड्स के लिए। यस, हम ए नंबर ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ये बेटर ऑप्शन दे रहा है, मतलब बहुत काफ़ी, क्योंकि ह्यूमिलिटी जिसके पास होता है, बाकी अदर ट्रेड्स का भी मतलब इमर्जिंग होता है, मतलब उजागर होता है। 10th नंबर हम देखें कि बाय डिस्क्राइबिंग पावर एंड मनी एज अ ट्रैपिंग्स द ऑथर ट्राइज टू कन्वे दैट, यानी कि पावर और मनी अब समझते हैं कि बहुत काफ़ी गलत तरीके से यूज होने लगे हैं सब चीज़। इस पे जो बोला है कि ट्रैपिंग टूल्स है ये, मतलब किसी को घेर बांध कर रखता है ये। अब इसमें क्या बोला है? ए नंबर है कि पावर एंड मनी मेक्स इन्फ्लुएंशियल। अच्छा, ये तो बात सही लग रही है, पावर एंड मनी जो होता है इन्फ्लुएंशियल तो बनाता है। पावर एंड मनी मेक वन डू इवन अगेंस्ट वंस प्रिंसिपल। पावर और मनी हमें इतना उग्र कर देता है, हमें इतना अग्रेसिव कर देता है ना, कि हम किसी सिद्धांत के खिलाफ में भी कुछ काम करने लगते हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंस तो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, इसको हम हटा दें। पावर एंड मनी का गलत यूजेस बी नंबर में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बी नंबर ही ऑप्शन सही है कि पावर और मनी जिसके पास में आता है, किसी प्रिंसिपल, किसी सिद्धांत के अगेंस्ट में वो काम करने लगता है। फिर भी अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, पावर एंड मनी रिफ्लेक्ट वंस इंस्टिंक्टिव वैल्यू की बात नहीं करता है। पावर एंड मनी हिंडर वंस एबिलिटी टू रिमेन ग्रेटफुल, ये ग्रेटफुल नहीं होने की बात है। ग्रेटफुल कोई होता ही नहीं है पावर और मनी आने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट, अब रीडिंग सेक्शन में जो पैसेज नंबर 2 है, पैसेज नंबर 2 में बेसिकली बताया गया है कि इंटरनेट एडिक्शन के बारे में। अब इंटरनेट एडिक्शन इतना हो चुका है कि हर एक लोग इस पे बहुत काफ़ी उग्र हो चुके हैं। अब इंटरनेट एडिक्शन के बारे में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था गोल्डबर्ग ने, जो कि 1996 में किया था। इसमें बहुत काफ़ी इसमें बताया है कि इसका क्या जो साइड इफ़ेक्ट रहा हुआ है, बहुत काफ़ी मेडिकल साइंस का रिपोर्ट क्या कर रहा है। बहुत काफ़ी एडिक्शन ऐसे हैं कि इतने % कुछ लोग व्हाट्सएप यूजर्स, सोशल मीडिया यूजर्स, इंस्टाग्राम, अलग अलग चीज़ें हैं जो इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं थोड़ा सा हम, कि देखिए अपने इंडिया में, अपने कंट्री में जो किस हिसाब से, किस रेशियो में लोग यूज़ क्या करते हैं। व्हाट्सएप जो कि एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो कि व्हाट्सएप यूज़ करने वाले 25% लोग हैं। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक जो है, इसको यूज़ करने वाले 28%। सबसे ज़्यादा अधिक यूट्यूब को सर्च करने वाले 31% हैं। वही इंस्टाग्राम 9%, लिंक्डइन 6% एंड ट्विटर ओनली 1%। सबसे अधिक अगर हम माने यूट्यूब जो 31% कवर करता है, और फेसबुक जो है सेकंड नंबर पे 28% एंड थर्ड नंबर पे है आपका व्हाट्सएप 25%। अब इस इंटरनेट एडिक्शन की वजह से बहुत काफ़ी जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते थे, यानी कि जो मेरिट लेवल जो है ना, बहुत काफ़ी कम हो चुका है। जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत काफ़ी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है, बच्चे हैं, घर वापस आने के बाद में बुक्स को फेंक देते हैं और अपने मोबाइल को पकड़ के और लैपटॉप को पकड़ के इसमें बहुत काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये इंटरनेट एडिक्शन
किसी भी इंसान को, किसी बच्चे को गलत ट्रैक पर भी लेकर चला जाता है। अब चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा हम कुछ कवर करने वाले हैं, कुछ देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो 11वें नंबर क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ डिस्कस कर ले। 11वें नंबर जो क्वेश्चन दिया है बोला है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज में ऑथर के अकॉर्डिंग द आउटकम ऑफ द एडवेंट ऑफ अ स्मार्टफोन इन द मार्केट इज दैट। ऑथर के अकॉर्डिंग जब हमारे मार्केट में स्मार्टफोन्स जब आए हुए थे ना, उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या निकला था, उसका रिजल्ट क्या निकला था। ऑप्शन दिया है कि इट मार्क्ड द इवोल्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, स्मार्टफोन्स का आ जाना सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बढ़ावा देना नहीं था, इसका गलत इफेक्ट भी बताया है, पैसेज हमें बताया। द नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स यूजर्स एक्सप्लोडेड इन द रिसेंट, ये भी नहीं है। इट ट्रिगर्ड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम इंटरनेट एडिक्शन। यस, सी नंबर आपका करेक्ट लग रहा है कि बहुत काफ़ी ऐसे लोग जो है ना, बहुत काफ़ी इंटरनेट एडिक्शन से बहुत काफ़ी ये सफरिंग कर चुके हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि किसी भी इंसान की अगर बैटरी ख़त्म हो जाए, यानी कि अगर आपका डिस्चार्ज हो जाए, या अगर कोई मोबाइल का रिचार्ज ना हो, डेटा पैक अगर ना हो, डेटा अगर नहीं हो, वो इंसान का हार्ट बीटिंग फास्ट हो जाता है, यानी कि उनका दिल बहुत काफ़ी ज़ोर से धड़कता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। इतना इंटरनेट एडिक्शन का बुरा प्रभाव पड़ चुका है। ठीक है, यानी कि सी नंबर इसमें आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम देखेंगे 12th नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन कि सिलेक्ट द करेक्ट इन्फ्रेंस विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। यह है कि एम्स क्लेम्ड दैट, यानी कि एम्स जो है मेडिकल जो एजेंसी है उसने क्लेम किया है कि द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग विद द कंप्लेंट्स ऑफ द इंटरनेट एडिक्शन हैज डबल्ड, यानी कि इंटरनेट एडिक्शन की वजह से जो परेशानियां हुई हैं उसके लिए जो लोग पहुंचते हैं इस मेडिकल एजेंसीज में, उसका क्या है मतलब रिपोर्ट, उसका क्या कहना है कि एम्स हैज़ एक्सपेंडेड इस, अच्छा फैसिलिटी को तो नहीं देता है, एम्स ऐसा फैसिलिटी थोड़ी ना देगा। द नंबर ऑफ पीपल रिपिंग द बेनिफिट्स ऑफ द फैसिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड, हालांकि इसको भी हम नहीं कह सकते हैं, ये तो गलत एक ट्रैक लेकर जा रहा है हमें। एम्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया, हालांकि ये भी बात तो सही है, लेकिन इस बात के हिसाब से हमें देखना है, इंटरनेट एडिक्शन के हिसाब से। टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन अ टोल ऑन पीपल्स, यस, डी नंबर का ऑप्शन हमें लग रहा है, क्योंकि पैसेज को जो हम इंटरनेट एडिक्शन के बारे में हमने पढ़ा तो इसमें ये दिखा है कि टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बहुत काफ़ी प्रभाव डाल चुका है लोगों के हेल्थ पर, लोगों के हेल्थ बहुत काफ़ी बदतर होते जा रहे हैं। अब 13 नंबर जो क्वेश्चन है, एज पर पैराग्राफ 1 इंटरनेट एडिक्शन इज इन अ वे ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर, इंटरनेट एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल किसके लिए माना जा रहा है, क्या है, हमारे प्रमोशन ऑफ, मतलब स्मार्टफोन्स का प्रमोशन तो नहीं है, एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन की भी बात नहीं कर सकते हम, डीजेनरेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, हाँ ये हम मान सकते हैं, लोगों से हमारी तालमेल कम हो गई है। हर कोई किसी पार्टी में भी अगर मिलिए ना, किसी पार्टी में किसी अपने फ्रेंड सर्कल में मिलेगा, किसी से भी व्यक्ति से मिलिएगा ना, तो मिलने हाय हेलो होने के बाद में, नमस्कार प्रणाम होने के बाद में ना, वो अपने मोबाइल में बिजी और हम अपने मोबाइल में बिजी, और ये जो सोशल कंटैक्ट जो है ना, बिहेवियर, इसको हटा चुका है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि फिर भी डी को पर इंक्रीजिंग क्लिनिकल अटेंशन से कोई तो बात है नहीं। अब इसका बुरा प्रभाव इंटरनेट एडिक्शन का इतना हो चुका है कि समाज में, सोसाइटी में हम किसी से मिलते हैं ना, तो हम अपने मोबाइल में व्यस्त होते हैं और वो अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं, और इससे हमारी जो सोशल कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं इससे बहुत काफ़ी कम हो चुकी है। अब इसी चीज़ के बारे में ये सवाल पूछ रहा है। अब देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है कि द सर्वे मेंशन इन द पैराग्राफ 4 इस्टेब्लिश द फैक्ट दैट, अब जो ये पूछ रहा है कि सर्वे जो मेंशन हुआ है 4th पैराग्राफ में, इस्टेब्लिश द फैक्ट, ये एक फैक्ट को दिखाता है, और वो फैक्ट कौन सा फैक्ट है उसके बारे में पूछ रहा है ये सवाल, कि एडिक्शन इज मेजर प्रॉब्लम, एडिक्शन एक मेजर प्रॉब्लम है। ये तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसको तो हम कहेंगे नहीं डायरेक्टली, क्योंकि 4th पैराग्राफ में सर्वे जो पूछा है, ओवर यूज ऑफ फोन इज अ मेजर थ्रेट टू द यंगर जनरेशन, ये भी हालांकि सही तो बात है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते। मेल्स आर मोर वल्नरेबल टू एडिक्शन दैन फीमेल्स, एक चीज़ देखा गया है कि जो लोग हैं ना, इंसान जो है ना, मतलब मेल प्रजाति वाले लोग जो है ना, ये बहुत काफ़ी अधिक असुरक्षित हो चुके हैं, मतलब फीमेल्स के अलावा।
हालांकि ये बात भी सही है, और ऐसा पैरा 4 में इसका यूज़ किया गया है कि जो मेल चाइल्ड होते हैं ना वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, अफेक्टेड हैं ऐसे इंटरनेट एडिक्शन की वजह से। तो इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही होना चाहिए। 15th नंबर जो है 15 नंबर कि द कंक्लूडिंग पैराग्राफ कन्वेज द मैसेज दैट, जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ यानी कि लास्ट में जो इसके बारे में बताया गया वो क्या बोला गया है, इसमें क्या बताया गया है कि टू गेट्स विल ऑफ द पीपल टू लीड अ हेल्दी लाइफ। हाँ, अंत में यही बताया गया है कि स्मार्टफोन्स का साइड इफेक्ट है जो बहुत काफ़ी बुरा प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन अगर इसको अच्छा करना है ना, हेल्दी लाइफ अगर जीना है ना, तो लोगों की हमें इच्छा की ज़रूरत होती है, विल की ज़रूरत होती है। यहाँ पर विल का मतलब होता है इच्छा, डिज़ायर। इट रिक्वायर्स डिज़ायर यानी कि विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा की ज़रूरत होती है लीड हेल्दी लाइफ जीने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि इसी का जिक्र हुआ है कंक्लूडिंग पैराग्राफ में कि इन सारी चीज़ों को छोड़कर अगर हम हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमारी इच्छा अनुसार अपनी चीज़ को हम कंटिन्यू करें। फिर भी अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड, अब लास्ट पैराग्राफ में तो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बोला गया है। इंटरनेट शुड बी यूज्ड बाय मोर फीमेल्स, ये भी नहीं बोला गया है। ये तो गलत हो जाएगा ना कि मेल को छोड़ाकर हम फीमेल्स को ज़्यादा यूज़ करने के लिए बोलते हैं, गलत है। इंटरनेट एंड एडिक्शन और मतलब ये भी तो गलत है। ऑप्शन ए आपका सही होना चाहिए इसमें। 16th नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि WHO इन जून 2018 क्लासिफाइड गेमिंग डिसऑर्डर एज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, द अबव स्टेटमेंट इंडिकेट्स। पैसेज में एक और चीज़ बात की गई है जिसको बारीकी से समझने की जरूरत है कि जो WHO का रिपोर्ट जो था 2018 में ना, उसमें क्या था। आज देखे होंगे कि बहुत काफ़ी बच्चे एक्टिव होते हैं तो पबजी खेलने में, पबजी जो लवर होते हैं, या इसी तरीके के बहुत काफ़ी ऐसे गेमिंग हैं। पहले जो ब्लू वेल्स का भी एक गेम आया था जिसमें लोग सुसाइड भी कर लिया करते थे, सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ करते थे। गेम जो है ना, गेमिंग डिसऑर्डर इतना हावी हो चुका था स्टूडेंट्स मतलब बच्चों के माइंड पर ना कि वे लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। आज गेमिंग का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अब इसी के बारे में पूछा है मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में कि क्या है इसका, तो ए नंबर बोला है कि WHO इज अगेंस्ट यूज। WHO ऐसा तो नहीं बोलता है कि इंटरनेट यूज़ करना नहीं है, WHO तो कुछ दूसरा रिकॉर्ड देता है, मेंटेन रखता है। गेमिंग डिसऑर्डर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, हाँ ये कह सकते हैं। पैसेज में ये बताया गया गेमिंग डिसऑर्डर जो है ना 2018 में जो कि डिस्कवर किया गया, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज इसे माना गया, माने पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो हेल्थ इश्यूज माना गया है इस गेमिंग डिसऑर्डर को। पहले गेमिंग डिसऑर्डर नहीं था, जब प्रैक्टिकली यानी कि फिजिकली हम क्रिकेट, बैडमिंटन ये सब खेला करते थे, वो एक फिजिकली हमें फिट रखता था। फिर भी अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। देयर इज नीड फॉर बैन, अच्छा मोबाइल फोन्स को बैन तो हम करने की बात नहीं करेंगे हम। देयर इज नीड ऑफ डिसअवॉइड पीपल फ्रॉम द, अब स्मार्टफोन यूज़ करने से हम लोगों को अलग करेंगे, हाँ ऐसा तो हो नहीं सकता है। बी नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही है। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाकर किसी ऑप्शन को सही करें, ये बेटर ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। 17th नंबर है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट होल्ड्स ट्रू एज पर फिगर 1, यानी फिगर 1 के अकॉर्डिंग जो सही रिपोर्ट है उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या है, मतलब आपकी राय है। तो देखिएगा, पहला जो दिया है कि मोर देन 50% पीपल आर एडिक्टेड टू फेसबुक एंड यूट्यूब, हाँ यस तो इसे है। जैसा कि हमने अभी अभी रिपोर्ट देखा था कि जिसमें यूट्यूब को यूज़ करने वाले यूट्यूब यूज़र 31% हैं, जबकि फेसबुक यूज़र 28% है। तो ये कुल मिलाकर 50% तो हो गया। 50% पीपल जो है ना यूट्यूब और फेसबुक को यूज़ किया करते हैं। ट्विटर इज़ मोर पॉपुलर दैन, मतलब ये तो पॉपुलर थोड़ी ना कराना है कि इंस्टाग्राम से ज़्यादा पॉपुलर ट्विटर है। मोर देन 40% पीपल हैव सब्सक्राइब टू फेसबुक, सब्सक्रिप्शन की बात नहीं हो रही है। मैनी पीपल प्रीफर लिंक्डइन टू इंस्टाग्राम, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 50% लोग ऐसे हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो फेसबुक यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, उसके कॉन्टैक्ट में हैं। बात तो सही है ये। नेक्स्ट जो अच्छा देखिएगा, ये जो 17 जो अगला दिया है ना, इसमें क्या है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए ये है। हालांकि इसमें क्वेश्चन क्या है, द टर्म मालएडेप्टिव इज पैराग्राफ रेफर्स टू, मालएडेप्टिव कहने का मतलब क्या है, ये नॉट एडजस्टिंग एडिक्वेटली टू सिचुएशंस
नॉट यूजिंग इंटरनेट एडिक्वेटली, लॉन्ग टाइम यूज ऑफ इंटरनेट, लॉन्ग टाइम डिस्ट्रैक्शन। माल अडेप्टिव कहने का मतलब जिसका मतलब नॉट एडजस्टिंग एडिक्वेटली टू सिचुएशन, यानी कि जो मतलब बहुत काफ़ी ए नंबर ऑप्शन, यानी कि जो बच्चे बहुत काफ़ी प्रभावित हैं और वो उनके लिए जो गलत इम्पैक्ट इसका है उसके बारे में पूछ रहा है। अब 18 नंबर को हम देखेंगे जो 18 नंबर है। 18 नंबर बोला है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यह है कि सोशल इंटरनेट दिया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड गेमिंग एप्लीकेशंस आर द रूट कॉज ऑफ इंटरनेट एडिक्शन। हाँ देखिए तो बताइए पहला सही है गलती है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है ना या गेमिंग एप्लीकेशन जो है या रूट कॉज है इंटरनेट एडिक्शन के। हाँ ये तो हम मानेंगे, सही बात है। गेमिंग एप्लीकेशन और नेटवर्किंग साइट्स जो है ना, सोशल नेटवर्क, ये तो है। जो दूसरा बोला है कि इंटरनेट एडिक्शन कैन सेव पीपल। अच्छा, इंटरनेट एडिक्शन लोगों को बचा सकता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, ये तो गलत बात है। अब इंटरनेट का जो एडिक्शन होगा वो हमें बचाएगा कैसे, वो तो हमें बर्बाद कर सकता है। यानी कि पहला सही है, दूसरा सही, दूसरा गलत है। ऑप्शन इसमें कौन सा है? इसमें देख सकते हैं, हाँ डी नंबर, कि 1 is true and 2 is false, यानी कि पहला सही है और दूसरा आपका गलत है। आपको 18 क्वेश्चंस में से रीडिंग सेक्शन में ओनली आपको 14 ही करने थे, उसको ध्यान रखिएगा लोग। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी वो होता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन पे कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत काफ़ी जल्दी से। राइटिंग सेक्शन को थोड़ा सा कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें एक चीज़ और बोला है कि आंसर एनी 4 ऑफ द 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ इसमें 4 क्वेश्चन को ही पूरा करने हैं। इसमें से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आपको पूरा करने की ज़रूरत है, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। तो जहाँ हम देखेंगे कि 4 क्वेश्चंस करने हैं। देखिए 19 नंबर जो दिया है, पहले इस पैसेज को थोड़ा सा पढ़ें, छोटा मोटा पैसेज है। हाँ सॉरी, पैसेज नहीं, राइटिंग सेक्शन है ये। देखिए, राघव's ऑफिस नीड्स अ रिसेप्शनिस्ट। राघव कोई लड़का है, उसके ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। ही इज मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज आस्क्ड टू ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश इन अ नेशनल डेली। अब देखिए इसमें सिचुएशन क्या दिया गया है कि राघव नाम का कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, पर्सन है, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में वो मैनेजर है। उसके ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, वैकेंसी है। अब वो एडवर्टीजमेंट लिखना चाहता है नेशनल डेली को। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। उसके लिए टाइटल क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपको ABCD दे दिया। अच्छा, ए नंबर जो दिया है टू लेट, हालांकि टू लेट, अब हम किराए पर कोई रूम खाली है, मकान खाली है, उसके लिए हम टू लेट रखते हैं। ये नहीं हो सकता है क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, किसी का वैकेंसी है, किसी को नौकरी पर लेना है, मतलब हम नौकरी देने वाले हैं। सिचुएशन वांटेड, ये भी नहीं होगा क्योंकि सिचुएशन वांटेड जो होता है ना, सिचुएशन वांटेड हम नौकरी लेने के लिए करते हैं। एकोमोडेशन वांटेड भी नहीं हो सकता है क्योंकि एकोमोडेशन वांटेड कहने का मतलब कि हमें किसी जगह की तलाश है। सिचुएशन वैकेंट कहेंगे हम, क्योंकि मैं जो एडवर्टीजमेंट जो मैं दे रहा हूँ इसमें मुझे मतलब मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी है, एक वैकेंट सीट है और वो सिचुएशन वैकेंट में जाता है, ऐसा एडवर्टीजमेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? या नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखेंगे 20 नंबर दिया है कि व्हाट आर द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट दैट राघव वुड आस्क फॉर हिज मतलब एडवर्टीजमेंट। पर्सनल डिटेल्स वो कौन कौन से हैं जो राघव मांग सकता है उस कैंडिडेट से। पहला है पर्सनालिटी एस एक्सपीरियंस। अब देखिए उसके पर्सनालिटी से हमें कुछ लेन देन नहीं है क्योंकि मतलब छोटे मोटे मैटर करते हैं, बहुत काफ़ी नहीं है, इसको नहीं कहेंगे हम। एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, अगर हम बात करें एज की और हम बात करें अगर उसके क्वालिफिकेशन की और उसके एक्सपीरियंस की, ये तो हमें बहुत ज़रूरी होती है कि उसका एज फैक्टर क्या है। अगर रिसेप्शनिस्ट रख रहे हैं तो बहुत काफ़ी हमें इम्प्रेसिव मैनर से बात करने वाले होने चाहिए। बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। अब देखिए डी नंबर दिया है कि हॉबीज़। अब हॉबीज़ के बारे में हम जान के क्या करेंगे, उसका एड्रेस हम क्या जान के, उसके जेंडर हम जान के क्या करेंगे, ये गलत होगा। बी नंबर ऑप्शन ही आपका सही होना चाहिए। देखिए इसमें कुछ आगे क्वेश्चंस ऐसे भी मिलने वाले हैं जो क्वेश्चंस कुछ गलत भी, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं ना कि दो ऑप्शन से अधिक ऑप्शन आपके करेक्ट में है। 21 नंबर है कि मनोहर इज अ हेड बॉय ऑफ द जेम मॉडर्न स्कूल।
एक मनोहर नाम का मतलब एक लड़का है जो कि JM मॉडर्न स्कूल पुणे का एक हेड बॉय है, मतलब अपने स्कूल का हेड बॉय है। ही इज आस्क्ड टू पुट अप अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड क्लास अबाउट द एनरिचमेंट क्लासेस टू बी कंडक्टेड बाय द स्कूल। अब अगर चूंकि वो स्कूल का हेड बॉय है, कैप्टन है, और इसीलिए उसे कहा गया कि तुम नोटिस लगा दो नोटिस बोर्ड पे और बच्चों को इन्फॉर्म कर दो कि क्लासेस को एनरिच करने के लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, किया जाने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें पूछा है कि सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। अच्छा, नोटिस का टाइटल सबसे टॉप में जो देते हैं, क्या टाइटल रहेगा आपका इस बिहाफ में? जो क्वेश्चन आपको जो 21 नंबर पूछा है इस बिहाफ में, ए नंबर है कि एनरिचमेंट क्लासेस। अच्छा, एनरिचमेंट क्लासेस ऐसा थोड़ा डायरेक्ट हम अनाउंस थोड़ी ना कर रहे हैं, हम नोटिस देने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर क्लास, आप क्लास 12th के लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना हम देने वाले हैं कुछ। एनरिचमेंट क्लासेस फॉर 10th एंड 12th स्टूडेंट, हाँ एनरिच कर रहे हैं, एनरिचमेंट क्लासेस की बात कर रहे हैं 10th एंड 12th के लिए। ये इस मतलब इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है सी नंबर, क्योंकि ए नंबर सिर्फ एनरिचमेंट क्लासेस ऐसा तो है नहीं। क्लासेस फॉर 10, अब क्लासेस नॉर्मल क्लासेस थोड़ी ना है, एनरिचमेंट क्लासेस है। 22 नंबर देखेंगे हम, दिया कि सेलेक्ट चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग्स ऑफ द नोटिस। नोटिस का ओपनिंग लाइन क्या होना चाहिए? यू आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। अच्छा, यू आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड हम वहां पर कर सकते हैं जहां पर हम सिर्फ इकलौते ऐसे ओनर हैं, हम मालिक हैं, मास्टर हैं अपने, और जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। बी नंबर है कि ग्रीटिंग्स। अच्छा, ग्रीटिंग्स तो नहीं दिया जा सकता, किसी को अभिवादन हम क्यों करेंगे? हम नोटिस दे रहे हैं ना। आई विश टू इन्फॉर्म, अच्छा इन्फॉर्म करने के लिए मेरी इच्छा थोड़ी ना है, जैसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा स्कूल बोर्ड की तरफ से, बोर्ड ऑफ मीटिंग जो होगा, बोर्ड ऑफ कमेटी जो स्कूल का मेंबर होंगे वो ना डिसाइड करेंगे। तो दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। डी नंबर आपका इसमें सही लग रहा है, मतलब करेक्ट है। मतलब इन्फॉर्म करना है सारे बच्चों को, 10th एंड 12th वाले बच्चों को, कि आप ऐसे ऐसे कि एनरिचमेंट क्लासेस ऑर्गेनाइज होने वाले, कंडक्ट होने वाले हैं, हर कोई अटेंड करें इसके बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे 23rd नंबर, और 23rd नंबर बोला है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स ऑफ द मनोहर हैज टू इंक्लूड इन द कंटेंट ऑफ द नोटिस। अब इस कंटेंट में आपको क्या क्या मर्ज करने हैं। नोटिस अगर आप लिख रहे हैं तो मनोहर अगर लिख रहा है तो मनोहर के बिहाफ में आपकी बात हो रही है। टाइमिंग ऑफ द एनरिचमेंट क्लासेस, हाँ एनरिचमेंट क्लासेस की टाइम तो बताना है ना कि किस टाइम पे होना चाहिए, होने वाला है। सब्जेक्ट्स, जिस सब्जेक्ट में दिखा तो सब्जेक्ट को मेंशन करना होता है। टाइम टेबल, हंसा कि टाइमिंग हम बताते हैं एनरिचमेंट क्लासेस के, टाइम टेबल हमेशा के लिए थोड़ी ना है कि इसको हम टाइम टेबल हम एडजस्ट कर दें, उसका टाइम टेबल का चार्ट बना के हम दे दें। द नीड ऑफ एनरिचमेंट, अच्छा नीड, अब डायरेक्टली जब अनाउंस हो चुका है कि एनरिचमेंट क्लासेस दे रहा है तो नीड की बात थोड़ी ना करना है हमें उन लोगों की मतलब कंसेंट हमें मांगनी है। हाँ, कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की भी सहमति होनी चाहिए। ड्रेस कोड, यानी कि ड्रेस कोड भी बहुत काफ़ी कंपल्सरी होता है किसी स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए। ऑप्शन 1, 2 एंड 5 एंड 6 ये आपका सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में भी, हाँ बी आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले एक सिचुएशन दिया है जो सबसे टॉप में, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि आंसर एनी 6 ऑफ द 7 क्वेश्चंस गिवन बिलो विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। 6 क्वेश्चन को पूरा मतलब 6 क्वेश्चन को पूरा करना है, 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए, विजय इज अ मेंबर ऑफ हिज स्कूल इको क्लब। जो विजय है ना, अपने स्कूल इको क्लब का मेंबर है। एज पार्ट ऑफ अर्थ डे सेलिब्रेशन, यानी कि अर्थ डे सेलिब्रेशन के दिन ही डिसाइड्स टू कंट्रीब्यूट एन आर्टिकल, वो आर्टिकल लिखना चाहता है टू द स्कूल मैगजीन, स्कूल मैगजीन के लिए, एडवोकेटिंग द यूज ऑफ सोलर पावर एज अ स्टेप टू मिटिगेट द एनर्जी क्राइसिस। हाँ, सिचुएशन थोड़ा समझिएगा। विजय जो है अपने स्कूल के इको क्लब का एक मेंबर है। अर्थ डे सेलिब्रेशन के दिन वो डिसाइड करता है कि हम एक आर्टिकल लिखेंगे स्कूल मैगजीन के लिए जिसमें मेरी समर्थन होनी चाहिए, एडवोकेट होनी चाहिए कि सोलर पावर है ना, जो एक अल्टरनेटिव स्टेप है, मतलब अल्टरनेटिव यूज़ करने वाला एक एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो बाकी अदर एनर्जी रिसोर्सेज जो क्राइसिस होते जा रहे हैं, इसको कम करने के लिए हमें एक और ऑप्शन ढूंढ लेनी चाहिए जो कि सोलर जो पावर है,
हालांकि बात तो सही है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए इस टाइटल मतलब इस राइटिंग के हिसाब से क्या बोल रहा है कि बीजे ये कह रहा है, ये डिसाइड कर रहा है कि हम आर्टिकल में उन चीज़ों को डिस्कस करें कि बाकी अनदर जो एनर्जी क्राइसिस हो रही है ना हमारे पूरे वर्ल्ड में, इससे निपटने के लिए हमें एक और ऑप्शन ढूंढ लेनी चाहिए जो कि हमारे पास में अवेलेबल ऑलरेडी है, जो कि सोलर पावर है। इस चीज़ को हमें बढ़ावा देनी चाहिए। 24 नंबर वाला सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एंड अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द बीजे टाइटल। बीजे के आर्टिकल के लिए अप्रोप्रिएट लिस्ट यानी कि जो टाइटल क्या होना चाहिए। ए नंबर दिया हाउ टू प्रिवेंट, मतलब प्रिवेंट ऐसा एनर्जी क्राइसिस को हमें रोकना है, सिर्फ ये बता के हम क्या करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन देंगे ना, दूसरा विकल्प न देंगे, ये गलत होगा। द बेस्ट वेज टू यूज सोलर, सबसे अच्छा उत्तम तरीका, ऐसा थोड़ी ना है कि हम सिर्फ जो हम उत्तम तरीका दे रहे हैं, हम तो सिर्फ आर्टिकल लिख रहे हैं ना कि हमें ढूंढना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को बचा के हम क्या करेंगे, हमें दूसरे ऑप्शन को ढूंढना है। सोलर पावर एक्सलेंट अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। हाँ, डी नंबर देखिए कि सोलर पावर जो है ना, आर्टिकल का टाइटल मेन होना चाहिए आई कैचिंग, और वो होगा कि सोलर पावर जो है एन एक्सीलेंट अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स, यानी कि सोलर पावर एक एक्सीलेंट बहुत बढ़िया एक वैकल्पिक जो एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 25 नंबर जो है। 25 दिया है कि विच ऑप्शन वुड हेल्प बीजे विद द अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिलेवेंट आइडियाज फॉर हिज आर्टिकल। अपने आर्टिकल के लिए ना जो बीजे को क्या चीज़ मतलब अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर आइडियाज, रिलेवेंट आइडियाज क्या रखने चाहिए। दिया है कि एक्सप्रेसिंग कंसर्न फॉर ओवर एनर्जी क्राइसिस। अच्छा, इस एनर्जी क्राइसिस के बारे में द नीड ऑफ द स्विच ओवर एंड बेनिफिट्स ऑफ द सोलर पावर एंड अच्छा, सिर्फ इस पे हम कंसर्न यानी कि अपनी चिंता जताकर हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी क्राइसिस पर सिर्फ चिंता हम रखें, टेंशन लें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें अल्टरनेटिव कोई रिसोर्स ढूंढने हैं। इंट्रोडक्शन टू एनर्जी रिसोर्सेज ओवर कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी बाय पीपल अर्जिंग पीपल टू सेव एनर्जी। अच्छा, लोगों से हम अर्ग करें, बहस करें कि एनर्जी का कम यूज़ करें ताकि इसको बचाया जा सके, ये तो गलत है। सिर्फ ये बता, सिर्फ एनर्जी को सेव नहीं कर रहा है, एनर्जी के लिए दूसरा रिसोर्स हमें ढूंढने हैं। मैन्स डिपेंडेंस ऑन एनर्जी रिसोर्सेज दिया कि मैन्स डिपेंडेंस ऑन एनर्जी रिसोर्सेज एक्सेसिव ऑफ द एनर्जी बाय पीपल लीडिंग टू क्राइसिस सिचुएशन नीड ऑफ द स्विच ओवर एंड बेनिफिट द सोलर पावर प्रेजेंटिंग अ कंक्लूसिव आउटलुक। अच्छा, ये तो लग रहा है कि दूसरा एक्सेसिव यानी कि लीडिंग क्राइसिस सिचुएशन एंड नीड ऑफ द स्विच ओवर। हाँ, ये तो बात किया है कि स्विच ओवर हमें किसी दूसरे अल्टरनेटिव, दूसरे विकल्प पे हमें स्विच होने की ज़रूरत है। मतलब हमारे पास जो एनर्जी के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनके अलावे कुछ अदर रिसोर्सेज पे भी अगर स्विच ओवर करें, जैसे सोलर पावर है, इसके बारे में आइडिया दे रहा है। ये तो बातें हालांकि सही कर रहा है, फिर भी डी देख रहे हैं कि वाई सोलर एनर्जी इज एन एक्सीलेंट अल्टरनेटिव, फ्री एंड गुड फॉर एनवायरमेंट, फ्री है, चीपर एंड पोल्यूशन फ्री है, सजेशन टू इंस्टॉल सोलर पावर प्रेजेंटिंग एंड कंक्लूसिव आउटलुक। हाँ, ये भी हम गलत नहीं कहेंगे, ये भी तो सही है, ये भी सही है, क्योंकि फ्री एंड गुड एनवायरमेंट। लेकिन हाँ, एक चीज़ बात बोलेंगे हम कि वाई सोलर एनर्जी इज एक्सीलेंट अल्टरनेटिव। हाँ, लोगों को हम ये बताना, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि हम सिर्फ लोगों को बताने वाले, पढ़ाने वाले नहीं है कि इसका अल्टरनेटिव यूजेस से क्या क्या फ़ायदे। हम सी नंबर ऑप्शन के साथ में जाएंगे। वैसे पूरे तरीके से हम डी को भी गलत नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान से अगर पढ़िएगा तो पैसेज के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये भी करेक्ट आपको दिख रहा है। मतलब सी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, यानी कि वैसे भी आपका सीबीएसई बोर्ड जो इशू किया है। नेक्स्ट जो दिया है 26, रीड द सेंटेंस फ्रॉम द ड्राफ्ट ऑफ द बीजे आर्टिकल एंड हेल्प हिम कंप्लीट टू बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सोलर पावर इज द dash to clean energy future, that's why we need to dash the value of the price of the better future. अच्छा, सोलर पावर इज द ऑप्शन टू क्लीन एनर्जी, नहीं, ऑप्शन नहीं। सोलर पावर इज रीजन, नहीं, रीजन तो हो नहीं सकता है। सोलर पावर इज द की टू क्लीन एनर्जी फ्यूचर, एनर्जी फ्यूचर को का एक की है, एंड दैट्स वाई, इसीलिए वी नीड टू इन्वेस्ट हैवीली इन सोलर प्लांट्स फॉर फ्यूचर। हाँ, एक हमारा सोलर पावर एक बहुत एक
एक इम्पॉर्टेंट जो की है जिस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोलर पावर पे इन्वेस्ट जितना करेंगे हम फ़ायदेमंद है वो। नेक्स्ट हम देखें 27 नंबर है कि फिच कोड शुड बी से यूज टू सम ऑफ द आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल, यानी कि दिया है 27 में कि सोलर पावर, विंड पावर एंड द वे फॉरवर्ड टू द कोलैबोरेट विद द नेचर, इट्स द ओनली वे टू वी आर गोइंग टू गेट द अदर एंड ऑफ द 20। ऐसा हम अनाउंस थोड़ी कर रहे हैं कि हम 21st सेंचुरी में इसका एंड होने वाला है या कुछ भी। सोलर पावर इज द लास्ट एनर्जी रिसोर्स दैट इज नॉट ऑन येट। अब ये क्या कह रहा है जी, ये भी हमको लग नहीं, तो ये तो गलत होगा ना, ये भी मतलब गलत होगा, ये तो मतलब नहीं लग रहा है। आई हैव नो डाउट दैट विल बी सक्सेसफुल, मतलब एंड हार्सनिंग द सन्स एनर्जी। अच्छा ये भी तो सही, सोलर एनर्जी इज बाउंड टू बी और फ्यूचर, दैट्स देयर इज अ काइंड ऑफ इनएविटेबिलिटी अबाउट इट। इसमें जो एंडिंग लाइन हो सकता है कि हम, हाँ कोलेबोरेटिव का बात हुआ है यहाँ पर, एक दिन से कोलेबोरेट का बात हुआ है, इसलिए इस नंबर ऑप्शन आपका सही होना। वैसे सीबीएसई ने भी रिलीज जो किया है 27 को, मतलब यही किया है। 28 नंबर हम देख सकते हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द आर्टिकल। जो लिस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल है, टाइटल हमें देना है, तो टाइटल कौन सा सबसे बेटर हो सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अच्छा डिफरेंट थोड़ी ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देना। एग्जॉस्टिव सोर्सेज एंड इनएग्जॉस्टिव रिसोर्सेज ऑफ, मतलब इसके बारे में तुलना थोड़ी ना करा। सोलर एनर्जी नीड ऑफ द, सोलर एनर्जी जो है नीड ऑफ द आवर, यानी कि अभी के समय पे जिसको यूज़ करने की ज़रूरत है वो सोलर एनर्जी है। ये प्रिजर्व एनर्जी, प्रिजर्व के बारे में तो बात नहीं करेंगे हम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो 29 नंबर है इसको हम देखेंगे थोड़ा सा कि देखिए फिश सजेशन फ्रॉम द दोज गिवन बिलो वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर विच आर्टिकल, विच आर्टिकल के लिए कौन सा आपका सही होना चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ एसीज एंड हीटर्स टू बी अवॉइडेड। अच्छा एसी और हीटर को यूज़ कम करें, हाँ इसके बारे में तो बात नहीं हो रही, हमें अल्टरनेटिव ढूंढने हैं। सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, मैनी बेनिफिट्स, क्लीनर एटमॉस्फेयर, लेस एक्सपेंडिचर, लॉजिकल कंक्लूजन, हाँ ये तो सही है। सोलर एनर्जी ना एक रिन्यूएबल है, बार बार इसको चेंज किया जा सकता है, अलग अलग एनर्जी रिसोर्स में इसको मतलब बदला जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, और एटमॉस्फेयर में भी इसका कुछ गलत इम्पैक्ट नहीं होता है। बहुत काफ़ी ऐसे डेवलप्ड जो कंट्री है ना, वो अपने रोड मैप को बिल्कुल ही सोलर सिस्टम को, मतलब सोलर सिस्टम से अटैच कर चुके हैं और सोलर पावर जनरेट करते हैं। रोड मैप भी है, यानी कि गाड़ियाँ भी उस पर चलती है, कोई उन्हें दिक्कत नहीं होता। अवेयरनेस ऑफ पावर क्राइसिस, रेशनिंग ऑफ द पावर इज इंक्रीज इन एनर्जी रेट्स एंड इंक्रीज, हालांकि ऐसे मतलब बी नंबर आपका सही होना चाहिए ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन जो कि 30 नंबर है। 30 नंबर बोला कि रीड द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द सेल्फ चेकलिस्ट फॉर द आर्टिकल एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेल्फ चेकलिस्ट फॉर द आर्टिकल। आर्टिकल में क्या क्या चीज़ हमें मेंशन करना चाहिए, ये चीज़ बोला है। अच्छा आर्टिकल में क्या क्या मेंशन करना चाहिए, जो 1 नंबर बोला है क्या क्या दिया है कि आर्टिकल में क्या होने चाहिए, एड्रेस ऑफ द ऑडियंस के एड्रेस को क्या करोगे भाई, इसमें ऑडियंस का एड्रेस हमें नहीं चाहिए होता है। पहला ऑप्शन सही गलत है, बिल्कुल टोटल गलत हो गया। दूसरा बोला है कि आई कैसिंग रिलेवेंट टाइटल, हाँ ये तो सही है कि आई कैसिंग हमारा रिलेवेंट यानी कि उस मैटर, उस टॉपिक, उस इशू से रिलेटेड रिलेवेंट टाइटल होने चाहिए और आई कैसिंग होनी चाहिए, जिसको लोग देखें तो तुरंत पढ़ना शुरू कर दें हम। प्रेजेंट क्राइसिस इट्स कॉज एंड अफेक्ट द पीपल कमिंग जनरेशन, हाँ ये तो सही है। हाउ टू अवॉइड द क्राइसिस इफेक्टिवली एंड बैलेंस्ड, हाँ बैलेंस बनाने के लिए बात करें। अप्रोप्रिएट कंक्लूजन की बात करें हम, बाय लाइन, हाँ मतलब 2 नंबर आपका ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी अगला हम देख रहे हैं क्या है कि माई आर्टिकल कंटेंट्स एड्रेस टू द टारगेटेड ऑडियंस, अच्छा टारगेटेड ऑडियंस का एड्रेस, फिर भी ये गलत है। रिलेवेंट डाटा एंड बाय लाइन, वो तो गलत हो गया। अच्छा डेटा रिकॉर्ड की बात करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि सिर्फ 2 ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ते हैं हम, जो आगे सेक्शन आपका सी है वो आपके लिटरेचर बैकग्राउंड से है, और लिटरेचर में थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है।
हम सबसे पहले टॉपिक देखें लिटरेचर, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस दिए गए रहेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 26 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। जिसको भी कीजिए आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके सेंस में दिया है कि देखिए रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड रेड द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कुछ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पैसेज टाइप का है, छोटा मोटा स्टोरी, इसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा। डायरेक्टली दिया है इसमें कि द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, यानी कि एक्सपीरियंस जो है ना मेरे लिए बहुत काफ़ी मीनिंगफुल है, बहुत काफ़ी देता है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंक्वेड इट कैन अप्रिसिएट। और वैसे लोग जो इसको एक्सपीरियंस किए हैं और इस पर कुछ टेरर को एक्सपीरियंस किए हैं और इस पर विजय प्राप्त किए हैं, वो अप्रिसिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज अ पीस, डेथ में बहुत काफ़ी शांति है। देयर इज अ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, यानी कि मर जाने पर बिल्कुल ही शांति होता है। हमें डर लगता है तो सिर्फ मरने से डर लगता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि डेथ में बहुत काफ़ी शांति है, लेकिन हमें जहाँ डर होता है वो डर कब होता है? मरने का डर होता है सिर्फ। जैसा कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, उसने कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें सबसे ज़्यादा अधिक डरने की जरूरत जिससे है वो है डर, यानी कि सिर्फ डर ही हमको डरा सकता है, दूसरा कुछ नहीं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ द डाइंग एंड द टेरर, मरने से और टेरर्स के भी सेंसेशन, उत्तेजना को मैंने एक्सपीरियंस किया है। दैट द फियर ऑफ द इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इंटेंसली। अब देखें क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। ये चैप्टर वहाँ का है जब हम किसी चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर कि जो मरने के डर के सेंस में हम वहीं से बात हो रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सपीरियंस द एक्सप्रेशन एंड डीप मीनिंग इन द एक्सट्रैक्ट, यानी द एक्सपीरियंस लेफ्ट डीप स्कैर इन द नरेटर्स लाइफ, यानी कि बहुत काफ़ी वो डर गए थे, मतलब डरने के बारे में। यानी कि नरेटर जो है ना, ये डरने की बात नहीं कर रहे हैं, इनके एक्सपीरियंस जो ऐसे हैं वो डरा नहीं रहे हैं, बहुत काफ़ी इन्हें सस्टेनेबल एनर्जी दे दी है। नरेटर ड्राउंड एट द डीप एंड ऑफ द पूल। अब देखिए एक चैप्टर जो आपने पढ़ा था डीप वाटर, उसमें विलियम डगलस के द्वारा जो भी ये किया गया है ना, उसके बारे में कुछ रेफरेंस दिए गए हैं। और डर हमें होता है कि बार बार हम पानी में कूदे कैसे, नहाए कैसे, हम डूब ना जाएं, ये सिर्फ डर हमें होता है, मतलब मरने का डर होता है। नरेटर्स लर्नड अ लाइफ लेसन थ्रू दैट एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस से नरेटर ने लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस को उन्होंने कवर किया था। यानी कि जो चीज़ें, वैसे भी अगर बात करें हम अपने जीवन में सबसे अधिक अच्छा कोई टीचर, सबसे बेस्ट टीचर जो होता है वो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं। खुद से जो एक्सपीरियंस हम कर लेते हैं ना, वो लाइफ में कभी भूलते नहीं हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। 32 नंबर बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रेफर्स टू द ओनली दोज एज इंटेंडेड बाय द डायरेक्टर। नरेटर को द्वारा ऐसा क्या, ओनली दोज कहने का मतलब क्या है? ओनली दोज का सेंस क्या है यहाँ पर? ओनली दोज का सेंस क्या है? तो कि दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग मतलब डूबने से डरते हैं, उनके बारे में ओनली दोज, ये तो नहीं है। दोज हु हैव लर्नड स्विमिंग इन YMCA पूल, YMCA पूल में जो YMCA पूल से ही सिर्फ थोड़ी ना मतलब है कि सिर्फ एक ही पूल में सीखोगे तो भी आपके पास में एक्सपीरियंस होगा, ऐसा थोड़ी है। दोज हु हैव एक्सपीरियंस बॉलिंग, अच्छा बॉलिंग माने धकेलने में, ये सब नहीं। दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड एंड कंक्वेयर फियर, अच्छा ओनली दोज का मतलब रेफरेंस ये है कि नरेटर हमें वो चीज़ बताना चाहते हैं कि सिर्फ वो लोग जिन्होंने किसी भी डर और टेरर को एक्सपीरियंस उन्होंने कर लिया और इस पे अगर वो अपने डर पे काबू कर लिए, यानी कि विजय प्राप्त कर लिए, कंक्वेयर कर लिए, विक्ट्री पा लिए, वो सबसे बड़ी ऑप्शन होती है। इन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया है पैसेज शॉर्ट पैसेज मानेंगे इसे लिटरेचर से। 33 क्वेश्चंस को हम समझते हैं। 33 क्वेश्चंस ऑफ द 4 मीनिंग्स ऑफ सेंसेशन। अच्छा सेंसेशन के मीनिंग के बारे में बोला है कि द ऑप्शन दैट मैसेज इन द मीनिंग विद इट्स यूजेस इन द एक्सट्रैक्ट। अब देखिए सेंसेशन का मतलब होता है बहुत काफ़ी सनसनी फैला देने के सेंस में, बहुत काफ़ी क्या बोलते हैं मतलब
लोग डराने के सेंस में बात करें हम, या मतलब बहुत काफ़ी सेंसेशनल न्यूज़ क्रिएट कर देने के सेंस में। थ्रिलिंग न्यूज़ जो होता है, फिजिकल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, अच्छा फिजिकल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, अच्छा इसको आगे देखते हैं। समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सरप्राइजिंग, अच्छा हाँ कुछ अद्भुत और सरप्राइजिंग तो नहीं है। फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, हाँ एक्साइटमेंट की बात होती है लेकिन पॉजिटिव सेंस में नहीं है, मतलब डर भय के सेंस में होता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इंथुसिज्म, हाँ किसी ऊर्जा के बारे में बात नहीं होती। फिजिकल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, हमें स्टिमुलस बना देता है, फिजिकली हम बहुत काफ़ी गुड हो जाते हैं। अब इसके सेंस में सेंसेशन का यूज होता है। 34th नंबर है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर्स लाइफ, नरेटर के लाइफ का एक्सपीरियंस क्या होता है इसके बारे में बताना है हमें। एक्सपीरियंस इसका आखिर क्या चीज़ होता है। देखिए कि द व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस द नरेटर्स लाइफ, नरेटर के लाइफ का जो एक्सपीरियंस था वो मतलब वो कैसा था। इट फोर्स द नरेटर टू लिव कंस्टेंट फियर ऑफ वाटर, अच्छा नरेटर को मतलब हमेशा डर में रहना, नहीं डर तो नहीं किया था, डर को हटाने का प्रयास था, मतलब हट गया था। इट इन्हेंस द नरेटर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, मतलब नरेटर के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कुछ बढ़ चुका था, मतलब बहुत काफ़ी दृढ़ विश्वास हो चुका था एक्सपीरियंस की वजह से और उस पर कंपेयर की वजह से। इट रिस्ट्रिक्टेड हिम फ्रॉम एंजॉइंग, अच्छा रिस्ट्रिक्ट मना थोड़ी ना किया था कि आप लाइफ को एंजॉय मत कीजिएगा। इट मेड नरेटर एंड मैच्योर एंड फिलोसफर इन लाइफ, ये भी नहीं कह सकते। बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगला देखेंगे आप 35। देखिए इन क्वेश्चंस को सारे हम कर रहे हैं ना, आपके पास लॉजिक मिल रहा है कि किस तरीके से आप चूज करते हैं, और मे भी हो सकता है टर्म 2 में आपका एग्जाम जो हो उसमें अगर ऑब्जेक्टिव होता है ना तो आपको सिलेक्ट कैसे करना चाहिए, किन किन लॉजिक सीक्वेंस को लगाकर करनी चाहिए। रूजवेल्ट्स ओपिनियन ऑन फेयर इज दैट, रूजवेल्ट का ओपिनियन क्या है डर के बारे में, मतलब रूजवेल्ट क्या बोलना चाहते हैं, मतलब रूजवेल्ट का कहना किस सेंस में है। वन शुड बी स्केर्ड ऑफ योर, मतलब किसी को डर से डरना चाहिए, नहीं रूजवेल्ट का कहना ऐसा नहीं है। उनका तो कहना ये है कि सिर्फ हम हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम जिससे डरते हैं, ऑल दैट इज, मतलब जो भी चीज़ें हैं ना जिससे हम डरते हैं वो सिर्फ डर है, डर हट जाए तो सब कुछ खत्म है। फियर इज इनविटेबल, अच्छा फियर का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं है। वन शुड नॉट लेट फियर इंटर वंस माइंड, सी नंबर को देखिए कितना स्ट्रांगली इमोशंस के साथ बोला गया है कि किसी भी इंसान को ना डर, किसी भी इंसान को जो डर होता है ना अपने माइंड में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, इंटर नहीं करने देना चाहिए। फियर इज एन इमोशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, अच्छा फियर हमें बर्बाद कर देता है इमोशन, हालांकि ये तो सही है लेकिन इससे ज़्यादा ऑप्शन बेटर हमें लग रहा है जो कि सी नंबर है। ठीक है आगे बढ़ेंगे हम अब 36 नंबर क्वेश्चंस। अब 36 नंबर क्वेश्चंस को करने के लिए ना एक छोटा सा स्टोरी दिया है, स्टोरी को थोड़ा देखते हैं। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, हालांकि समझ सकते हैं किस चैप्टर का है। साहिब ए आलम, एक चैप्टर जो था साहिब ए आलम का डिस्कस हुआ था जिसमें द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में, यानी कि जिनकी जो बाल्यावस्था हो जिनकी छीनी जा चुकी है। कोई उन्हें बता रहा है कि इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू बिल्ड स्कूल, स्कूल बनाने के लिए बहुत काफ़ी लंबा समय लगता है, और मैंने ऐसा कहा और मैं बहुत काफ़ी शर्मिंदा हुई थी ऐसा झूठा प्रॉमिस करके कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बना दूंगी। बट प्रोमिस लाइक माइंड अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द बिग वर्ल्ड, लेकिन इस दुनिया में ना मेरे जैसे बहुत काफ़ी फॉल्स प्रोमिस करने वाले इस दुनिया में बहुत काफ़ी लोग हैं। अच्छा देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, इस बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है कि मेरी तरह प्रोमिस करने वाले इस दुनिया में बहुत काफ़ी लोग हैं। अब यह है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ द नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम साहिब आलम, ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो अबाउट मी, इट मीन्स यानी कि इसका मतलब नहीं जानता है कि साहिब आलम का मतलब क्या होता है। देखिए डायरेक्टली हम क्वेश्चन की ओर समझ रहे हैं जो इस बिहाफ में बोला है कि सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्लेन कर नरेटर एम्ब्रेसमेंट, नरेटर क्यों शर्मिंदा है। सी वॉज नॉट एबल टू बिल्ड द स्कूल इन टाइम, अच्छा स्कूल नहीं बना पाई थी, ये तो हालांकि सही है, सही है, गलत नहीं बोल सकते हैं। सी डज नॉट नो द नेम ऑफ, उसका नाम तो जानती ही थी साहिब आलम था। सी इज गिल्टी ऑफ गिविंग फॉल्स ऑफ द वर्ड,
यह हालांकि सी नंबर भी सही है। सी इज नॉट अवेयर ऑफ द ब्लैक वर्ल्ड, ये भी गलत है। ए और सी दोनों ऑप्शन सही। देखिए कुछ अब क्वेश्चंस ऐसे आपके पेपर में आए हैं जो जिसमें दो ऑप्शन आपके सही हैं। अब जो सीबीएसई लॉन्च किया है ना, सीबीएसई जो मार्किंग स्कीम जो दिया है उसमें ये बोला है, मतलब कुछ क्वेश्चंस का आप आंसर की जो की दिया है उसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर आपका सी नंबर दिया है। आंसर उसमें आपका सी नंबर दिया है। लेकिन एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जिस किसी स्टूडेंट ने अगर 1 नंबर जो ए नंबर को ऑप्शन को मारा है, यानी कि सी वॉज नॉट एबल टू बिल्ड द स्कूल इन टाइम, इसको भी जो सही मारा है ना, इसको गलत नहीं माना जाएगा। सीबीएसई इस बात पर लिबरली आपको मार्क्स देने वाला है। यही तो है, क्वेश्चंस को गलत होने की वजह से बहुत काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुका है। 37 नंबर है कि ऑफ द 4 मीनिंग्स ऑफ द एम्बेरेस्ड, माने एम्बेरेस्ड के मीनिंग वाला कौन सा वर्ड है इसमें जो पैसेज के हिसाब से है। कंसर्न चिंता तो नहीं करना है। अनकंफर्टेबल हाँ कह सकते हैं, अनकंफर्टेबल। फील इम्प्रेस्ड, मुझे इम्प्रेस फील हुआ, अनकंफर्टेबल फील हुआ कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं बना पाई समय पर। सॉरी, हालांकि ये तो नेगेटिव सेंस वाला, दुखद के सेंस में ऐसा नहीं है। सिंपैथेटिक, हमदर्दी भी नहीं है। अनकंफर्टेबल यहाँ होना चाहिए। फटाफट इसे हम कर रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द ब्लैक वर्ल्ड। अच्छा, ब्लैक वर्ल्ड कहने का मतलब यहाँ पर क्या है ऑथर का, इसमें क्या कहना चाहती है इसमें। ये दुनिया बहुत बड़ी है। द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन ऐसा नहीं है, बच्चों की दुनिया। हिज एस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर। एक चीज़ जिक्र हुआ है इसमें ना कि लाइफ विथ नो होप फॉर द फ्यूचर, यानी कि जो 38 नंबर जो है उसमें जो ऑप्शन आपका सही है कि लाइफ विथ नो होप फॉर द फ्यूचर। ब्लैक वर्ल्ड हम उसे कहते हैं जो कि पूरी दुनिया में एक अंधेरा होना, मतलब डार्क साइड ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसी लाइफ जिसमें कोई उम्मीद ही नहीं है फ्यूचर में, तो उसको हम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, व्हाट व्यूज डज द ऑथर एक्सप्रेस ऑन द फैक्ट दैट साहिब आलम मीन लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। द ऑथर यहाँ पर क्या मतलब कहना चाहती है। फाइंड्स द नेम मोस्ट सुटेबल तो नहीं है क्योंकि नाम उसका साहिब आलम है, लेकिन वो कड़ा कुचड़ा बिनता है। एक्सप्रेसेस आर जॉय, मतलब खुश तो नहीं होती है बच्चे को देखकर क्योंकि कचड़े में कुछ ढूंढ रहा होता है। इज अनेबल टू बिलीव द नेम, नेम पर विश्वास नहीं करता है। या हाँ, डी नंबर होता है कि फाइंड्स द नेम आयरनिकल। हाँ, उसका नाम बहुत काफ़ी आयरनिकल है, व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक कहने का मतलब क्या है कि उसका नाम है साहिब आलम, लेकिन कचड़ों में कुछ रोटियां ढूंढा करता है। नाम है साहिब आलम यानी कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन काम छोटा करता है। ये आयरनिकल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होना चाहिए। 40 नंबर जो क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द एक्सप्रेशन एन आर्मी ऑफ द बेयरफुट बॉयज हु अपीयर्स लाइक मॉर्निंग बर्ड्स। डायरेक्ट देखें हम, इसमें लाइक एक वर्ड आया है जो कि तुलना, कंपेयर करने के लिए आया है, और जो कंपेयर करता है लाइक एज से उसे हम सिमिली कहते हैं। इसमें ज़्यादा सोचने वाली चीज़ है नहीं, डायरेक्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, एक पोएट्री पढ़े होंगे माई मदर एट 66, उसमें से है एक पोएट्री कि आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ एंड हर फेस वॉशिंग लाइक दैट। मतलब एक बार की बात होती है कि जो कमला दास अपनी मम्मी को लेकर अपने कार में कभी जा रही होती हैं, रास्ते में वो ऊँघ रही होती हैं, कार में बैठी हुई, मुँह खुला हो जाते हैं। उनका एज मतलब उम्र 66 ईयर्स था, यानी कि 66 वर्ष के बूढ़ी हो चुकी थी, और उनको देखकर, ऊँघते हुए देखकर इनको डर लग रहा था कि मेरी माँ कहीं मर न जाए। ये कोचिन एयरपोर्ट पहुँच रही थी अपने गांव से। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज यूज्ड द सेम पोएटिक डिवाइस इन द अंडरलाइंड फ्रेज एज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन असन लाइक दैट ऑफ द कॉप्स। इसमें किस में यूज हुआ है। अच्छा, कहने का मतलब इसमें क्या है, इसमें कहने का मतलब ये है कि ये देखिए पोएटिक डिवाइस, इसमें लाइक का यूज हुआ है। लाइक कहने का मतलब सिमिली का यूज हुआ है, और सिमिली यूज करने वाले एक्सप्रेशन इन चारों में से कौन है। ही वॉज अलाइन इन द बैटल, ये तो मेटाफोर है। द फ्लड स्वैलोड, अच्छा इसको भी नहीं मानेंगे हम। ही वॉक्ड एज स्लो एज स्नेल, हाँ ये सही है क्योंकि एज से जो तुलना करता है उसे हम सिमिली कहते हैं। तो बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है, बड़ा जल्दी जल्दी हमें करने हो जाता है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करने की जरूरत होती है, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। 42 चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द पोएट टू पुट दैट थॉट अवे, यानी कि
किस मतलब क्या ऐसा वो ऑथर कर रही थी, मतलब जो पोइट है वो क्या करती है अपने ध्यान को हटाने के लिए ऐसे डर से। मदर्स फेस वॉज पेल, मदर का फेस जो था अगली कुरूप था और फीका था, वैसा तो नहीं। इट वॉज अनबियरेबल फॉर हर, यानी कि अपनी माँ को सोते हुए देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता था, ये तो गलत है। शी वॉज ट्रबल्ड बाय द थॉट ऑफ हर मदर्स परपेचुअल स्टेट ऑफ एग्जॉशन, मतलब उनकी थकावट से, टायर्ड स्टेटस से बहुत परेशान थी, ऐसा भी नहीं है। शी वॉज डीपली पेन्ड बाय द थॉट ऑफ द मदर्स इमिनेंट डेथ, हाँ वो बहुत काफ़ी डर जाती हैं कमला दास, कहीं मेरी माँ की इमिनेंट डेथ ना हो जाए इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, व्हाट डू एक्सप्रेशंस डोज ओपन माउथ डिस्क्राइब अबाउट द मदर्स पोएट्स मदर। ओपन माउथ एंड डोज क्या दर्शाता है कि सी स्लीपिंग एंड रिलैक्सिंग, नहीं, सी इज एस्ट एंड एग्जॉस्टेड, हाँ ये तो हम कह सकते हैं कि ये सही है, क्योंकि बहुत काफ़ी उम्र की हो चुकी थी और बहुत काफ़ी एग्जॉस्टेड, उसकी बॉडी को देखकर बहुत काफ़ी एग्जॉस्टेड फील होती थी, यानी कि रिंकल फेस थे। सी स्टार्ट, हाँ ट्रेवल से टायर्ड थोड़ी थी। सी इज नॉट इन मूड टू वॉक, गलत है, बी नंबर ही ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट मूड डज द एक्सप्रेशन मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग ब्रिंग इन। मेरी चिल्ड्रन कहने का मतलब क्या है कि जब कमला दास को डर लगता है कि मेरी माँ कहीं मर न जाए, इस ध्यान को हटाने के लिए, ये चीज़ अपने मन को हटाने के लिए ना कार विंडो को खोलती है और बाहर देखती हैं ट्रीज स्प्रिंटिंग डाउन, ट्री जो घूमते हैं और बच्चे खेल रहे होते हैं। और ये ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि हैप्पीनेस एंड इंथुसिज्म को लाने के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट टू फिल इन द ब्लैंक। पोएट यूजेस द इमेज ऑफ द स्प्रिंटिंग ट्रीज टू एम्फेसाइज द डैश टू द एजिंग मदर। अच्छा, जब वो एजिंग मदर को लेकर जा रही होती हैं, जब देखती हैं तो डर जाती हैं कि कहीं मर नहीं जाए, अपने ध्यान को हटाने के लिए बाहर देखती हैं, पेड़ पौधे ऐसा लग रहा है कि पीछे की ओर भाग रहे हैं। वैसे भी जब आप ट्रेन बस में बैठेंगे, जब ट्रैवल करेंगे ना, तो तेज़ी में गाड़ी होती है तो पेड़ पौधों को देखेंगे तो लगता है कि पीछे की ओर भाग रहे हैं, तो स्प्रिंटिंग ट्रीज हैं। ये ऐसा क्यों करता, ये एक कंट्रास्ट व्यूज है, मतलब विरोधाभास ऐसा है कि हम एक ओर से एक अपने फीलिंग्स को हटाने के लिए हम दूसरा कोई एक्टिविटी करें ताकि वो चीज़ हमारे माइंड पे हावी ना हो। अब देखेंगे आगे जो दिया है 46 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो पहले दिया है सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाव को पता था कि उसके एजुकेशन जो शिक्षा है ना, उसके पिता का सबसे बड़ी चिंता है। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न all that could be learned was the surgery and medicines। यानी कि सदाव के पापा का मानना था कि सबसे अच्छी चीज़ शिक्षा है और इसमें 22 ईयर्स में भी उन्हें अमेरिका भेज दिया गया था सर्जरी और मेडिसिन को सीखने के लिए। और जब वो 30 के उम्र में जब वापस आए ना, यानी कि 8 वर्ष बाद में, तो बिफोर हिज फादर्स डाइड, यानी कि पिताजी के मरने के बाद में सदाव फेमस हो चुके थे, नॉट ओनली ए सर्जन, एक मेडिकल सर्जन की तरह ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट की तरह भी। यानी कि पिता के मरने से पहले सदाव फेमस हो चुके थे सर्जन की तरह और साइंटिस्ट की तरह, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेदर वॉन्ट्स इंटालिंग। मतलब एक ऐसी डिस्कवरी उन्होंने कर ली थी कि किसी घाव को बहुत जल्दी वो क्योर कर सकते थे। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, मतलब फौजों के साथ, पुलिसों के साथ उन्हें नहीं भेजा गया था। एज ही नो देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट ओल्ड जनरल माइट, यस। अब डायरेक्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखें, 46 नंबर, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिफाइंस ऑफ द रोल ऑफ द सदाव्स फादर इन लाइफ। कि ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट हिज एजुकेशन, यानी कि वो जो चिंतित थे पिताजी उसके एजुकेशन के बारे में, हालांकि तो बोला नहीं है डायरेक्ट, जो चिंतित थे लेकिन उससे भेज तो दिए हैं ना, ये नहीं मानेंगे। ही सेंट सदाव टू अमेरिका टू लर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। हाँ, मेडिसिन एंड सर्जरी को पढ़ाई करने के लिए उन्होंने अपने बेटे को उन्होंने अमेरिका भेजा था। बात तो ये सही है, उन्होंने भेजा तो था अमेरिका क्योंकि स्टडी करना है उन्हें। अच्छा एक मिनट, हमको लग रहा है एक बार फिर से देखें ए नंबर क्या बोला कि ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट हिज एजुकेशन। हाँ, जो पिताजी जो थे ना बहुत काफ़ी चिंतित थे, कंसर्न थे उसके एजुकेशन के बारे में। हाँ, बात तो सही है। ही सेंट सदाव टू अमेरिका टू लर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। हाँ, मेडिसिन सर्जरी या मेडिसिन पढ़ने के लिए उन्हें अमेरिका भेजा भी गया था, ये भी बात सही है। ही मेड सदाव फेमस बिफोर डेथ, मरने से पहले
मतलब उसे फेमस भी कर दिए थे। बेस्ट डिफाइंस द रोल ऑफ सदाओस फादर्स इन लाइफ, ही मोटिवेटेड सदाओ टू बिकम अ साइंटिस्ट। हालांकि सर्जरी के बारे में उन्होंने बोला था। इसमें देखिए दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन हाँ अब देखिए सीबीएसई जो द्वारा जो आंसर की है वो उसमें ऑप्शन आपका ए नंबर सही है, लेकिन अगर बी भी अगर माने हैं तो आपको गलत नहीं माना जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डबल ऑप्शन आपके सही हैं। जैसे हम देख सकते हैं, देखिए फिर से उस क्वेश्चन को देखेंगे कि वो पिताजी चिंतित थे एजुकेशन के बारे में, ये तो बात सही है, लेकिन इसके अलावे अपने बेटे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजे भी तो थे ना मेडिसिन सर्जरी को। मरने से पहले उस सदाओ को फेमस भी करवा दिए थे उन्होंने, ऐसा भी था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड सदाओ स्टडी इन अमेरिका में कितने वर्ष तक पढ़ाई किए थे उन्होंने? 8 ईयर्स, यानी कि सदाओ की स्टडी अमेरिका में 8 वर्ष तक हुई थी। 8 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट है 48 के सदाओ वाज नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स बिकॉज ही वॉज, मतलब ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया, यानी कि सैनिक बहाली में नहीं भेजा गया, सैनिक बनाने के लिए नहीं भेजा गया। क्यों? क्योंकि वे लोग किसी डिस्कवरी पर काम कर रहे थे, और उसी डिस्कवरी के बाद में उन्होंने ऐसी चीज़ डिस्कवर की थी कि किसी वुंड को, किसी घाव को बहुत जल्दी कैसे क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब सदाओ। सदाओ एक परफेक्ट आदमी है, अच्छा इंसान है, इस कौन सा ऐसा डिस्क्राइब करता है? सदाओ वेंट टू अमेरिका एज डिजायर्ड बाय फादर। सदाओ अमेरिका चले गए अपने पिताजी के कहने पर, ठीक है, बात तो सही है। सदाओ रिटर्न टू जापान बिफोर, मतलब जापान रिटर्न बिफोर हिज फादर से, पिताजी के मरने से पहले सदाओ अपने कंट्री लौट कर आ गए थे, बात तो ये भी सही है। सदाओ गेन्ड फेम एज अ डॉक्टर एज वेल एज साइंटिस्ट व्हाइल हिज फादर्स वाज अलाइव, यानी कि पिताजी जब तक जिंदे थे तब तक वो फेमस हो चुके थे साइंटिस्ट की तरह और डॉक्टर की तरह, ये बात तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जिक्र भी हुआ है कि सदाओ स्टेड विद हिज फादर एंड डिड नॉट गो, ये तो गलत है। 49 नंबर में जो आपका आंसर जो की बोला है वो आपका आंसर की बोला है ऑप्शन नंबर ए को सही माना है कि सदाओ वेंट टू अमेरिका एज डिजायर्ड बाय फादर, पिताजी के इच्छा अनुसार वे अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए, तो सही है। लेकिन बात ये भी तो सही है ना कि पिताजी के मरने के पहले वो रिटर्न आ चुके थे जापान में। बात ये भी तो सही है ना कि सदाओ मरने से, पिताजी के मरने से पहले, यानी कि पिताजी जीवित थे उसी समय एक फेमस डॉक्टर, एक फेमस साइंटिस्ट भी बन चुके थे। उन्होंने एक डिस्कवरी करी थी जो किसी वुंड को बहुत जल्दी कैसे क्योर कर सकता है। ए नंबर, अगर आपका बी एंड सही भी टिक लगाया है, सी भी, तो वो भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि जैसा कि इंस्ट्रक्शन आया है, जैसा कि कंट्रोवर्शियल जो स्टेज आया है, यानी कि पार्लियामेंट में भी जो सवाल उठाया है उस पर यह देखा गया कि लिबरली चेक होना चाहिए। अब देखा जाए क्या होगा, मे भी हो सकता है कि पेपर को कैंसिल ना कर दे लोग। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन विच यू कंसीडर एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन द सदाओ लाइफ। सदाओ लाइफ के लिए बहुत काफ़ी इन्फ्लुएंशियल मैटर फैक्टर कौन सा था? द ईयर्स ही स्पेंट इन अमेरिका, अमेरिका में जब वो समय बिताए थे, ऐसा नहीं है। जनरल हुम ही वॉज स्टेटिंग, ऐसा नहीं है। द वॉर बिटवीन अमेरिका एंड जापान, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि वॉर के बारे में। हिज फादर सपोर्ट एंड मोटिवेशन, सदाओ अपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ को हासिल कर पाए और सिर्फ इसका एक ही चीज़ आता है, फादर का सपोर्ट एंड मोटिवेशन। जब फादर का सपोर्ट एंड मोटिवेशन किसी को मिलता है ना, तो बहुत बड़ी चीज़ मतलब किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो 51 नंबर है कि इन कीपिंग क्वाइट एक पोएट्री है। टू द एक्सप्रेशन फिशरमैन इन द कोल्ड सी, माने कोल्ड सी में जो फिशरमैन है, मछुआरे लोग हैं, वो व्हेल्स को हार्म नहीं करें। पैब्लो नेरुदा क्या कंसर्न यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं? वो ये बताते हैं कि सब कुछ शांत हो जाए, मैं 12 तक काउंट करूँगा, सब कुछ शांत हो जाए, कोई किसी को हार्म न करे, फिशरमैन भी किसी एनिमल्स को हार्म न करे, क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स, ये बी ए नंबर ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। अब फिशरमैन का कोई प्लाइट दुर्दशा नहीं था, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन नहीं थे, फूड एस्कर्सिटी नहीं थे। 52 नंबर है कि व्हेन साहिब सिट देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड इट रिफ्लेक्ट्स, जब साहिब ये बताता है कि मेरे मोहल्ले में कोई स्कूल है ही नहीं, ये चीज़ क्या बताना चाहता है? अपैथी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की निराशिता,
मतलब गवर्नमेंट की नाकामी, इस चीज़ को बताया जा रहा है। अगर किसी मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है, कोई पढ़ने के लिए अच्छे खासे स्कूल कोचिंग संस्थान नहीं है, तो इस सरकार की गलती है, क्योंकि हर एक अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड अच्छे से स्कूल्स नहीं दिए हैं, जो कि फंडामेंटल थिंग्स हैं ये। 53 है कि चार्ली वांटेड टू ट्रेवल द गेल्सबर्ग एज इट वाज नोन फॉर इट्स, क्या वो किस लिए ऐसे मतलब ट्रैवल करना चाहता था? क्योंकि उससे ये हुआ था, अच्छा लॉन्स एंड विक्ट्रीज, अच्छा ऐसा थोड़ी है कि उस विक्ट्रीज के बारे में वो करना चाहता है। पीसफुल लाइफ को जीना चाहता था, लीजरली लाइफ, जहाँ पर कोई ना हो, हम अकेले हो, बिल्कुल ही शांत लाइफ हो। बिग स्पेसियस ओल्ड हाउस, ये तो नहीं है। इन्वायरमेंट के बारे में बात नहीं हो रही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होना चाहिए। और सीबीएसई भी अपना आंसर की वही किया है। एक चीज़ इसमें है कि बाय द फ्रेज फैमिलियर एक कमला दास रेफर्स टू, कमला दास अपने पोएट्री में, पोएट्री का लाइन में जो फैमिलियर एक के बारे में बोला है, यानी कि जो हमारी जो जानी बुझी, जो समझी हुई हमारी जो दर्द है, जो परेशानियां हैं, जो क्या कहते हैं, मतलब एक डर है, उसके बारे में क्या बोलना चाहता है, मतलब किसके बारे में बोलना चाहता है? पहला ऑप्शन है पेन ऑफ सेपरेशन, यस, उससे डर था, कमला दास को डर था कि कहीं मेरी माँ मर ना जाए और हम उससे अलग ना हो जाए, जुदा ना हो जाए मेरी माँ। पेन ऑफ एजिंग, ऐसा उम्र दराज होने का डर, किसको डर है? हर किसी को बूढ़ा होना है। पेन ऑफ इलनेस, रोगी होने का डर, ये भी नहीं है। पेन ऑफ ट्रैवलिंग, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होना चाहिए, ए नंबर सही होगा। 55 है कि व्हाट वाज हैमल वरीड अबाउट व्हेन ही सेड शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी कि टिल टुमारो तक पुट्स ऑफ लर्निंग, ये क्या गा एम हैमेल। हालांकि चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट जो हो जाएगा, यानी कि जिसमें फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेक एंड लॉरेन, जो कि जर्मनी के कब्जे में चला गया था, उस चैप्टर की बात की जा रही है। पहला कि ही वॉज कंसर्न अबाउट द स्लेवरी ऑफ द फ्रेंच पीपल, ऐसा फ्रेंच पीपल का स्लेवरी ऐसा तो नहीं है, फ्रांस पर तो जर्मनी लोगों का कब्जा हो गया था। ही वॉज वरीड अबाउट द इलिटरेसी ऑफ द पीपल ऑफ एल्सेक, ऐसा हर कोई थोड़ी ना इतना इलिटरेसी मतलब निरक्षरता था। ही वॉज वरीड दैट इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच लेशन, फ्रेंच लेशन का अंतिम लेशन है, ये नहीं सही है, अंतिम लेशन थोड़ी है। ही वॉज कंसर्न अबाउट द टेंडेंसी ऑफ एल्सेक पीपल पोस्टपोन थिंग्स, वो सबसे ज़्यादा चिंतित ये थे मिस्टर हेमल कि बार बार एल्सेक वाले लोग जो थे ना, बार बार किसी चीज़ को टाल दिया करते थे कि आज हम नहीं सीखेंगे फ्रेंच लैंग्वेज, अगले दिन हम सीख लेंगे। फ्रांस का एक डिस्ट्रिक्ट जो था एल्सेक था, दूसरा था लॉरेन, जिस पे जर्मनी लोगों का कब्जा हो गया बाद में, और फ्रेंच लैंग्वेज डिमिनिश हो चुका। नेक्स्ट है आपका 56, वाई डज स्टीफन स्पेंडर कॉल अ मैप अ बैड एग्जाम्पल, स्टीफन स्पेंडर ऐसा क्यों कहता है मैप को कि एक मैप एक बैड एग्जाम्पल है? हालांकि ये एक पोएट्री है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, किसी गंदी बस्ती में, एक छोटे मोटे बस्ती में एक एलिमेंट्री स्कूल है जिसमें सारे बच्चे रैग्स में, यानी कि फटे पुराने कपड़े में आते हैं, अच्छे से नहीं आते हैं, उसमें मैप्स लगे हुए हैं, उसमें शेक्सपियर का फोटो लगा है, जो कि उन बच्चों के लिए बहुत काफ़ी बेकार है, किसी काम का नहीं है, वे लोग खुद भूखे हैं, तो ये उनके लिए मैप भी उनके लिए बहुत काफ़ी यूजलेस है। बिकॉज इट वॉज ओपन माइंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप, ये तो गलत है। ओपन हैंडेड मैप होने से क्या मतलब है? द मैप डिड नॉट मैच आवर क्रीम वॉल्स, अच्छा क्रीम वॉल्स को सजाने की थोड़ी ना बात हो रही है। द मैप वुड अटेम्प्ट देम टू स्टील, अच्छा बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी, बहुत काफ़ी बड़े बड़े जो प्रोमिसेस होते हैं, बहुत काफ़ी जो टेम्पटिंग, जो लुभाने वाली चीज़ें होती है ना, हमें कभी कभी गलत काम करने के लिए भी हमें उकसा देती है। मैप वुड अटेम्प्ट देम टू स्टील, मैप भी लुभा देती है किसी चीज़ को चुराने के लिए, क्योंकि हमें भी कुछ कहना है, बनना है। बिकॉज चिल्ड्रेन कुड नॉट रीड मैप्स, अब चिल्ड्रेन भी, बच्चे मैप्स को नहीं पढ़ सकते थे, सिर्फ उन्हें देखकर और कुछ चीज़ें याद आती थी। हम इसमें देखिए सीबीएसई द्वारा दिया गया जो आंसर है वो है द मैप वुड अटेम्प्ट देम टू स्टील, उन्हें चुराने के लिए उकसाता था। लेकिन एक और चीज़ देखा जा सकता है कि द चिल्ड्रेन कुड नॉट रीड मैप्स, बैड एग्जाम्पल क्यों है मैप? क्योंकि बच्चे उन मैप्स को नहीं पढ़ सकते हैं। सीबीएसई ने क्या बोला कि आंसर आपका सी होना चाहिए, लेकिन सही लग रहा है आपका डी नंबर भी, क्योंकि बच्चे उस मैप्स को नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए बैड एग्जाम्पल है उनके क्लास के लिए।
उस काबिल बनाया जाए उन्हें। 57 है कि माई $300 ब्रॉट लेस दैन 200 इन द ओल्ड स्टाइल बिल्स बट आई डू नॉट केयर वाई वॉज चार्ली नॉट वरीड अबाउट गेटिंग लेस मनी। चार्ली जो था लास्ट लेसन जो लास्ट लेसन इन द थर्ड लेवल वाले चैप्टर में, जो कि जो दूसरा वाला बुक है, जो यानी कि सप्लीमेंट्री जो बुक है विस्टार्स, उसमें बुक में जो आपका जो थर्ड लेवल था उससे रिलेटेड है कि चार्ली को ऐसा चिंता क्यों नहीं हुआ था कुछ कम पैसे पाने के बाद में, एक्सचेंज करने के बाद में, बिकॉज ही वांटेड ओल्ड करेंसी टू रीच गर्ल्सबर्ग पहुंचने के लिए ओल्ड करेंसी उसको चाहिए था। बात तो ये सही लग रहा है, बिकॉज हिज हॉबी वाज टू कलेक्ट करने की हॉबी नहीं थी उसकी, हालांकि इसको मतलब ऐसा नहीं है, बिकॉज ही वॉज डूइंग इट सिक्रेटली विदाउट हिज वाइफ्स नॉलेज, वाइफ के बिना नॉलेज से इसको कर रहा था। हालांकि इसको भी तो हम मतलब डायरेक्टली हम इसको नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज लोअर एट द थर्ड लेवल। एक चीज़ और है, डी नंबर बोला है कि क्योंकि वो चिंता नहीं करता है, कम पैसे मिलने के बाद में भी वो चिंता नहीं करता है, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो था, रहने का जो कॉस्ट था ना थर्ड लेवल पे, बहुत काफ़ी कम था, उसे कोई चिंता नहीं हो रही, हर कुछ चीज़ें बहुत काफ़ी कम पैसों में हो जाया करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब सीबीएसई ने कहा है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग 57 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है डी नंबर सही है, यानी कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो था ना थर्ड लेवल पे बहुत काफ़ी कम था, इसीलिए पैसे कम पाकर भी वो चिंता नहीं करता था। लेकिन ए नंबर को भी देखिए, जिन्होंने ए नंबर को भी टिक लगाया वो भी सही है, क्योंकि बिकॉज ही वांटेड ओल्ड करेंसी टू रीच गर्ल्सबर्ग, अपनी करेंसी को लेकर जाता है, इस करेंसी को एक्सचेंज करता है, क्योंकि थर्ड लेवल पे ये करेंसी नहीं चलता था। जब अपनी मनी को देता है, उधर से करेंसी लेता है वहाँ का थर्ड लेवल का, तो कुछ कम मिलते हैं, फिर भी वो रहने देता है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसे गर्ल्सबर्ग जाना ही था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो 58 नंबर जो क्वेश्चन है, डॉक्टर सदाउस थॉट बट सडनली आई डोंट वांट दिस मैन टू लिव इन दिस लाइट ऑफ सदाउस सिचुएशन द अबव स्टेटमेंट इज। स्टेटमेंट ये कैसा है जो 58 नंबर में जो आपको पूछा गया है। सदाओ ने एक वोंडेड पर्सन की रक्षा किए, ऐसा मतलब उनका फर्ज बनता था एज ए डॉक्टर। दूसरा चीज़, उन्होंने फिर मूड बदला कि इसे आर्मी जनरल को हम सौंप दें, ऐसा इन्फॉर्म भी कर देते हैं। लेकिन जैसे वो आने वाले थे, आने वक्त का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर खुद से सोचते हैं कि जिस इंसान को मैंने बचाया उसी इंसान को मैं मारने के लिए भी किसी दूसरे को मैं सौंप रहा हूँ। वो रात में इन्फॉर्म भी कर दिए कि तुम भाग जाओ, तुम्हें मारने के लिए लोग आ रहे हैं। अब ये चीज़ बिल्कुल ही आयरनिकल है, बिल्कुल ही व्यंग्यात्मक है। एक स्टेटमेंट खुद से करना, दूसरा स्टेटमेंट अपने खुद से बदल देना, आयरनिकल स्टेज है। 59 नंबर है कि द फ्रेज लीड स्काई इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम रेफर्स टू। लीड स्काई कहने का मतलब क्या है? क्या पॉल्यूशन से मतलब है बच्चों को? नहीं। डार्क क्लाउड्स, काले बादल से क्या मतलब है? स्मोक, धुआं से क्या मतलब है? देयर ग्लोमी फ्यूचर। हाँ, लीड स्काई कहने का मतलब ये है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इसमें बच्चे वैसे पढ़ते हैं जो कि फटे पुराने कपड़े में हैं, जो अच्छे से खाना नहीं खाया है, जो मैन्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। वैसे लोगों के लिए उनका जो फ्यूचर था बिल्कुल ग्लोमी था, बिल्कुल धुंधला था, यानी कि डार्क साइड ऑफ लाइफ को रेफर करता है ये। ऑप्शन सी आपका सही होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन सही हैं। YMCA पुल revived Douglas' unpleasant memories. Unpleasant memory refers to his अनप्लेजेंट मेमोरीज क्या बोलता है? YMCA पुल में क्या चीज़ एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है? इंसिडेंट एट द बीच इन कैलिफोर्निया। अच्छा, एक विलियम डगलस के साथ में एक इंसिडेंट हुआ था एक कैलिफोर्निया के बीच पर। वो गए थे और बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो वेव था, वेव द सी, मतलब सी का जो वेव था, लहर था, उसे ऐसा लगा ना कि अचानक उसे बाहर निकल लेकर जाएगा। और पहली बार डर हुआ था पानी से, और उसने ये ठान लिया था कि अब मैं तैर कर रहूँगा, तैरना मैं सीखूँगा, नहीं तो अगर मुझे दहा कर ले जाता, तो अगर मैं तैरना नहीं जानता हूँ तो मैं कैसे वापस आता। तब उसने डिसाइड किया था कि मुझे तैरना सीखना है। चलो कहते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए, एक चीज़ बहुत काफ़ी फंडामेंटल थिंग्स ये हैं कि अभी जो डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में ना,
इसके हिसाब से ये देखा जा रहा है कि कभी पेपर को कैंसिल भी किया जा सकता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की प्रतिष्ठा की बात है। प्रतिष्ठा पर बार बार अगर कोई सवाल उठाएगा तो मे भी हो सकता है, ऐसी आशंका लोग जता रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।